देखो इसके बाद 1 नंबर का और बहुत काम होगा, है ना, जिसे कहते हैं, इसमें निकालो तो लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, पूरा चार्ट आएगा उसका। अभाज्य संख्या, क्या होता है अभाज्य संख्या, बताओ। कौन सी? बताए थे ना। हाँ, इसे कहते हो प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जो एक है वो स्वयं के अलावा हम्म, किसी अन्य से नहीं कटेगा, है ना, हाँ। समझ में आ गया ना। डिफिनेशन लिख देते हैं। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं, तो एक से बड़ी वो सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या, एक अच्छा परिभाषा और कहीं देखे थे, जिनमें स्वयं उसी संख्या, अच्छा वो प्राइम था। एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या, है ना, जिनमें स्वयं उसी संख्या ना, और एक के अलावा, जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे, समझ में आ गया ना। भाग नहीं लगे वो अभाज्य संख्या कहलाता है। यूज होगा पूरा अभी सवाल में, इसीलिए बता रहे हैं, नहीं तो नहीं बताते। क्या कहा, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक से बड़ी सब संख्या, मतलब एक नहीं होगा, एक का तो बहुत सारा, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे। एक से बड़ी वे सभी संख्या, मतलब एक नहीं, एक से क्या होंगे, बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें स्वयं उसी संख्या और एक के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे। मतलब सिर्फ उस संख्या में, जैसे 2 है, 3 है ना, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, इस प्रकार से सब भागेंगे, समझ में आ गया ना। 13 देखो लिस्ट है, ये पूरा लिस्ट ही है, ये लिस्ट है, एक से लेकर के, इसमें रोटेट नहीं होता है, ये लिस्ट है ना दिया हुआ, एक से लेकर के 100 तक का ये अभाज्य संख्या इसमें लिखा गया है इस लिस्ट में। 2, 3, 2 भी और क्या भी है, जिसे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर चार्ट, तो इसमें 2 बात लिखा गया है, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होती है, जिसे भाज्य संख्या का हम लोग पढ़ेंगे बाद में। इसमें जो इसमें रंगल है ना, जो क्या है, पेयर का है, उस सब पेयर का है प्राइम नंबर, और अभाज्य संख्या सब पेयर का है। और बात समझ में आ गया, 1 से लेकर 100 तक। अब गिनन गुथल होगा, यानी कि 1 से लेकर 100 तक गिनोगे तो मुश्किल से क्या पूरेगा, 1, 2, 3, जो को मतलब लगता है कि 12, 13 को इतने लगभग होंगे, नहीं लगता है, इतने ही लगभग है, हाँ, इसे 12, 13 को 4 को इधर उधर होगा, समझ में आ गया ना, जो भी हो। तो ये प्राइम नंबर भी है, और ये इसमें प्राइम एंड कंपोजिट नंबर दोनों है। तो प्राइम नंबर कौन है, जो रंगा हुआ है ना कलर में, वो कौन नंबर है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर मतलब होती है क्या, प्राइम नंबर मतलब होती है कि जिसमें केवल और केवल किससे भाग लगेंगे, एक से, और किससे, और किसी से नहीं लगेगा भाग। जैसे मान लो इसमें देखो, जैसे जितना सब रंगल है, जैसे 41 एक लिस्ट में 41, देखो 41 में किसी से भाग लगता है, 41 में कौन संख्या से लगे, 41 छोड़ के बोलो और कोनो से, या जिसका गुणनखंड 2 हो, समझ में आ गया ना। जिसका गुणनखंड करेंगे तो एगो 1 मिलेगा, एगो खुद मिलेगा, उसी को कह देंगे हम लोग। जिसका गुणनखंड 1 हो और संख्या सेम हो, वही संख्या हो, वो प्राइम नंबर होंगे, समझ में आ गया ना बात।
तो प्राइम नंबर समझ में आ गया। 1 से लेकर कहाँ तक लिखा हुआ है। जैसे 89 ले लो, 89 में बोलो किससे लगता है भाग, किसी से क्या 3 से, 9 है लास्ट में तो लगाओ, लगता है भाग। मन में लगता होगा कि 89 है तो 9 से देख लेते हैं हम भी आज। 3 दूना 6, 6 तो कते होगा। भाग लगने का मतलब ये है कि पूरा पूरी कटे लेकिन पॉइंट में नहीं, ये बात ध्यान रखना। भाग तो लग ही जाएगा सब में, लेकिन पॉइंट में कटेंगे, पूरा पूरी विभाजित हो जाए, पॉइंट में नहीं, ये होती है भाग का मतलब। तो 89 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 29 लगाओ, इसके बाद लगाओ 27 9, ये क्या लिखे थे, 2 लिखे थे ना, तो 9 तिया 27, 2 फिर पॉइंट लगाओगे 0, 3 छाके 18, नहीं कटेगा 2, अब ज़िंदगी भर भागते रहो। यानी कि जब भी बोलेंगे भाग लगाना है तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये होगा कि पॉइंट में नहीं, सीधे कट जाए। जैसे 4 में देते हैं 2 से भाग पूरा कटता है ना, पूरा विभाजित होती है, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। जो लोग कह देते हैं 2 से भाग देने पर कौन संख्या निकलता है, सम संख्या। 2 से भाग देने पर कौन संख्या बनता है, सम। सुना है ना मार्केट में, 2 ऐसी संख्या जिसमें 2 से क्या देंगे, भाग, और भाग क्या हो, लग भी जाता है, तो उसे कौन संख्या कहते हैं, सम। ठीक है। 9 में देंगे भाग 2 से कितना आता है, 4.5 कटा ना, पॉइंट आ गया, पॉइंट आया। ये बात तूने कहता है, 2 से भाग देंगे कट जाए तो कौन संख्या होगा, जैसे 2 4 6 8 इतना बेवकूफ़ बनाता है, खुद सोचो। 9 में देते हैं 2 से भाग करता है ना, 5 में 2 से भाग देते हैं करते हैं ना, आखिर पॉइंट में कट रहा है ना। तू तो कटने, ये तो नहीं कहा कि तू पूरा पूरी विभाजित पॉइंट में नहीं कट, ये बात तो फरिया के नहीं कहता है, सिर्फ 2 से भाग लगाता है वो, रूट के अंदर होगा तो परिमेय संख्या कह देते हैं। इतना आसान परिभाषा, साला हम लोग को पढ़ने में आधा घंटा बीत जाता है, वो लोग 1 सेकंड में निकाल देते हैं बात। सोच रहे हो, लगता है ना आधा घंटा, पौने घंटा लगता है क्लियर करने में सब चीज़ को। अब बोलो ठीक नहीं है ना कंसेप्ट। 2 से भाग देने पर कट जाता है तो कौन संख्या होता है, सम संख्या। हाँ सम, समझ में आ गया ना। तो ये इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा पूरी कटे और पॉइंट में नहीं कटे, वैसे डायरेक्ट चीज, समझ रहे हो ना। 70 लोग हैं, 70 में तो भाग लग जाता है, किससे लगे 70 में भाग, 35 दोनों 70, 35 से लग गया, 5 से लग जाएगा, 7 से लग जाएगा। यानी कि उसका, यानी सीधा सीधी ये हम बोले भाग लगने से अच्छा ये बोले, ये तो भाग लग गया, फैक्टर गुणनखंड, गुणनखंड बोलो जिसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, एगो उ एगो एक, तीसरा कोई गुणनखंड नहीं हो, समझ में आ गया ना। और ये अच्छे, ये सब तो भाग ताग लगने वाला में नहीं होता है। द नंबर व्हिच है ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर, 1 फैक्टर 1 एंड द सेकेंड इज द नंबर इटसेल्फ, इससे रखो। दूसरी परिभाषा, ये किताबी परिभाषा मैंने निकाल के इसे तुमको लिखा, जो किताब में रहते हैं। और सोचो किताब में भी ऐसे ऐसे लिखे हैं परिभाषा, भागे लिखा था यहाँ मैंने, वैसे इसका जिनमें स्वयं और उसी संख्या के अलावा और किसी संख्या से भाग नहीं लगे, मतलब बेवकूफ़ बला सब बनाया है। थोड़ा सा एक लाइन और लिखना चाहिए कि पूरा पूरी विभाजित होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, तब स्पष्ट होता। भागने लगे क्या, आधा अधूरा ज्ञान दिया है सब किताब में। अब फैक्टर बात करेंगे तब तो दिक्कत नहीं है, फैक्टर पर तो बोलो 47 का फैक्टर है, एगो 47, दोसर कोनो संभव है जिसका केवल कितना फैक्टर हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। दूसरी परिभाषा, इसीलिए जरूरी है पढ़ाना। ऐसी संख्या, समझ में आ गया ना, ऐसी संख्या, ऐसी द नंबर व्हिच, ऐसी संख्या जिसकी केवल 2 अलग अलग 2 डिफरेंट फैक्टर, जिसकी केवल 2 अलग अलग है ना, एगो 47 एगो एक अलग अलग है, जिसे मान ले जिसके केवल 2 अलग अलग गुणनखंड हो, अलग अलग क्या हो, एक वो संख्या खुद दूसरा एक हो, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ये पूरी परिभाषा हुआ। ठीक है ना। 47 का देखो, जैसे किसी का निकालो, 7 का निकालेंगे, लगाओ 7 कम 1, तो 7 के बराबर 1 गुना क्या होंगे, क्या और गुणनखंड संभव है, नहीं। भाग का चिन्ह से नहीं हटाओ, आग भाग देकर गलत सड़क लाते हो, तो उसको हम लोग कौन सा कह देंगे, प्राइम नंबर कह देंगे।
अभाज्य संख्या कह देंगे। कोई दिक्कत? नहीं। चलो अब पढ़ते लेते हैं हम लोग कौन संख्या, भाज्य संख्या। अब ठकने वाला नहीं लिखबो नहीं करेंगे। इसमें देखो लिखा है जिसे कंपोजिट नंबर कहते हो। किसे कहते हो? ये परिभाषा नहीं जानता होगा, इसलिए जरूरी है लिखना यहाँ पर। इस परिभाषा से मेरा काम नहीं होगा। कंपोजिट नंबर जिसका एक लाइन में लिखे ना, एक लाइन में लिखे सीधा सीधी, तो जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। इसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक लाइन में कह सकते हो। इसमें क्या कह सकते हो? केवल दो गुणनखंड हो। समझ में आ गया ना? मतलब अब पूरा बात ये लिख दी है। केवल 2 से स्पष्ट नहीं होता क्या कहना चाहते। केवल कितना गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। केवल 2 गुणनखंड हो। एक सांस में रखो, बाद में पूछेंगे तो सिर्फ यही करना। केवल 2 गुणनखंड होगा, एगो उ एगो एक, एगो खुद एगो एक, तो हो जाएंगे। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड, एगो एक तो होबे करेगा, एगो खुद, और उसके अलावा कम से कम एगो और होना चाहिए। कम से कम 3 गो हो गया, यदि मिनिमम 3 गो, तो उस संख्या क्या बोल देंगे हम लोग? भाज्य संख्या। अब देखो जैसे तो एक क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। एक का ढेर गुणनखंड है, एक एक करते जाओ भर जिंदगी, एक भी होंगे। उसके बाद देखो लिस्ट है तुम्हारा, क्या 2 होगा? 3 4, क्योंकि 4 का कितना गुणनखंड है? 2 से लगाते हो, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाते हो, 4 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना क्या हो जाएंगे? 3 गुणनखंड हुआ ना? हुआ 3 गुणनखंड। क्या 2 डबल 2 है तो ठीक है, तो क्या दिक्कत है? 2 गुना 2 गुणनखंड हो गया इसका, ये हो गया। जैसे 6 की बात करते हैं तो 6 का निकालते हो तो 2 तिया 6, 3 का 3, 1 हो गया। तो 6 बराबर 2 गुना 3 गुना 1 हो गया। का गुणनखंड इसका हुआ? 3 गो हो गया ना, तो इसीलिए कौन संख्या होंगे? ये भाज्य संख्या होंगे। 1 4 6, 1 4 6 8 9, कहेगा 9 लिखे तो 9 नहीं लिखेंगे। 9 कौन संख्या है? अच्छा, सम संख्या और अभाज्य, सम संख्या विषम संख्या, अभाज्य में अंतर स्पष्ट हो रहा है सबको। सम संख्या में क्या होती है? 2m के फॉर्म होंगे, m इंटीजर है, यानी कि 2 से पूर्णता विभाजित हो, शेष उस नहीं बचे, पॉइंट उंट में नहीं हो। समझ में आ गया ना? और अच्छा अब बताओ, हम लोग सम का सुनो, सम का तुलना करते हैं भाज्य संख्या से, क्योंकि यहो में भागा लगाते हो, ओहो में भागा लगाते हो। तो देखो 9 एक कौन संख्या है? एक भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों सम संख्या नहीं है। क्यों? ये 2m का फॉर्म इसको नहीं लिख सकते। 9 को कैसे लिखेगा 2m के फॉर्म में? नहीं लिख पाओगे। समझ में आ गया ना? तो यहाँ गुणनखंड कंसेप्ट है, वहाँ मल्टीपल कंसेप्ट है। समझ में आ रहा बात? तो बहुत सारे संख्या सेम मिल जाएंगे, अभाज्य संख्या मिल जाएंगे, तुमको वो दिक्कत है। तो अलग अलग कंसेप्ट दोनों का है, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। इसी प्रकार से आगे भागेंगे। समझ में आ गया ना? तो ये वाला कंपोजिट नंबर मैंने बता दिया तुमको। अब इसके बाद आज उम्मीद है ख़त्म हो जाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होगा, फलना एक परिमेय संख्या, हाँ परिमेय सिद्ध की, उसमें काम होगा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर जिसे क्या कहते हो? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। समझ में आ गया ना? 2 नंबर हिंदी में लिख देंगे, इसमें बड़ा भर का परिभाषा है, समझ में आएगा। 2 नंबर हुज HCF इज 1। 2 संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्या, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक के अलावे कोई भी उन्नत गुणनखंड नहीं हो, आपस में क्या कहलाएंगे? सह अभाज्य संख्या कहलाएंगे। 2 या 2 से अधिक संख्या साथ में रहेंगे और उसमें एक के अलावे कोई भी उन्नत गुणनखंड नहीं हो, मतलब सब में कॉमन संख्या मात्र क्या हो? एक ही हो, तो उसे क्या कहोगे? 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या में केवल 2 संख्या या 2 से अधिक संख्या में केवल एक उभयनिष्ठ हो। केवल एक क्या हो? उभयनिष्ठ हो, यानी कि एक उभयनिष्ठ मतलब एक HCF हो, तो उसे क्या कह देंगे हम लोग? को प्राइम नंबर कह देंगे। जैसे कि देखो, जैसे 2 और 3, 2 और 3 एक क्या है?
को प्राइम नंबर है ये, सहभाज्य संख्या है। कैसे सहभाज्य संख्या है बताओ? 2 और 3 में गुणनखंड निकालो तो दोनों में क्या मात्रा कॉमन आएगा? 1। अच्छा 7 और 8 में बताओ? तो सम विषम और कुछ आ सकता है यहाँ पर, लेकिन दोनों संख्या में किस बेसिस पर हम लोग तराजू किस बेसिस पर तोलोगे दोनों को बताओ? तोलने का बेसिस क्या होगा? कॉमन गुणनखंड। दोनों में कौन गुणनखंड मात्र क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। इन्हें की सम है तो एक विषम है, वो दोनों सम को प्राइम नंबर हो सकते हैं। किंतु लोग बहुत धरता है कन्फ्यूजन। फंडा देखना, कोई नंबर कहने का फंडा क्या है, तब उस उसको अध्ययन किया जाता है। अब देखो जैसे 16 और 21 लगता होगा दोनों में कॉमन, बोलो इसमें इसका गुणनखंड 2 4 होंगे ना, 2 2 होंगे, 1 होंगे, इसका 3 7 होंगे। 16 का जब निकालते हो तो 2 8 16, 2 दूना 4, 2 का 2 से निकलता है। 21 का निकालते हो तो 3 और 7, फिर 7 से बोलो 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड कॉमन मिल रहा है दोनों में, इसीलिए कौन संख्या होंगे? सहभाज्य संख्या होंगे। समझ में आ गया ना? और भी है जैसे 3 और 4 दिखा दिए, 3 और 4 बोलो इसमें भी 1 के अलावा कोनो नहीं, देखो मिलता है कोनो? नहीं। उसके बाद 3 और 5 में बोलो 1 के अलावा कोनो है? इसी प्रकार से इसको क्या कहेंगे हम लोग? सहभाज्य संख्या कहेंगे। इतना सबको समझ में आ गया? अब एक रूल देखते हैं नेक्स्ट। चलो एक रिजल्ट रखना है ध्यान में, 2 4 रिजल्ट है। क्या है रिजल्ट 2? यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहता है, आता है ना 6 पावर अंक 0 समाप्त होगा, 4 पर 0 समाप्त होगा, है ना सवाल इस टाइप के आते हैं एग्जाम में भी, कभी कभी आप देने नहीं आते हैं। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, कोई संख्या क्या चाहता है? हम कहाँ समाप्त हो? 0 पर समाप्त। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आना चाहिए। दोनों बापुट समझ रहे हो ना? यदि कोई संख्या क्या चाहता है, हम कहाँ समाप्त हो? यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 × 5 आएगा। 2 भी आएगा और 5 एक बार, केवल 2 या केवल 5 तब नहीं होगा भाई, दोनों आना चाहिए, यानी कि 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? नेक्स्ट पेज लाओ। अब कुछ थ्योरम है बुक के, उसको देखेंगे। लोग तो कहता है कि 1 पॉइंट थ्योरम खाली किसमें होते हैं? ज्योमेट्रिक थ्योरम में, एगो वृत्त में। थ्योरम तो सब चैप्टर में होता है। हाँ अब पूरी सब चीज़ तुमको बता चुके हैं, अब हल्का फल्का बचा है और आज उम्मीद है कि ख़त्म हो जाए। समझ में आ गया ना? पहले सवाल 2 बना लेते हैं। चलो ख़त्म कर देते हैं थ्योरी को ही पहले। गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सवाल ही सॉल्व कर लेते हैं। किसी लेकर आए हो लॉग किसी से ना? एक्सरसाइज 1.2। पानी बोतल ला तो है पानी। जैसे कि सवाल देखो, ये सब सवाल बना लिया। इस सेटअप को दिक्कत होता है एचसीएफ निकालने विधि से। एचसीएफ गुणनखंड विधि से एग्जाम में पूछेगा, समझ में आएगा ना? जरूरी है। यूक्लिड पर उतना कम चांस है, लेकिन सिर्फ क्या है एचसीएफ निकालिए, और तुम्हारा मन है जिससे निकालो। आसान होता है गुणनखंड, यूक्लिड से थोड़ा लंबा हो जाता है, इस चीज़ से निकालना।
इसमें क्या बना, 4 में उतारना, 4 में उतार दिए थे सवाल इसमें। 5 कहता है देखो, जैसे अभी जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या करना है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए n कोई क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, उस संख्या 6 के पावर n अंक 0 समाप्त हो सकती है कि नहीं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n 0 समाप्त हो सकती है कि नहीं। अभी तूने इससे पहले क्या पढ़ा है रिजल्ट में, कोई संख्या 0 समाप्त होना चाहता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम क्या होना चाहिए, एक बार 5 गुना 6, एक बार 2 और 5 आना चाहिए। क्या इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आएगा, एक बार ठोक करो तो 2 और 3 होता है। हाँ क्या समाप्त होगा, नहीं। गलत हो गया, नहीं होगा, सीधे निकल गया आंसर। हमारे इस बुक में दिया स्टेटमेंट, इस चीज़ को दिया गया है, आगे हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट कहीं होगा, स्टेटमेंट है, हम लोग को लर्न करनी इस चीज़ को, है ना। नहीं लिखा है तो कोनो बात नहीं। जैसे एक और है संख्या 4 पावर n, विचार कीजिए कि 0 जहाँ एक प्राकृतिक संख्या है तो हम लोग बनाते हैं दोनों सवाल को, एक बार पूछा गया, एक बार कि 2 बार ये सवाल दोनों एग्जाम में आ चुका है, तो सॉल्व कर लेते हैं। अब कुछ भी नहीं थ्योरी बचा हुआ है, जितना थ्योरी था हमने थ्योरी तुमको पढ़ा दिया सब चीज़, जा कर के सवाल तो सॉल्व कर सकते हो। अब देखो जैसे कुछ और हमने इसमें 2-4 लाइन रखा है। पहले ये बताओ कि हमको चेक करना है, अच्छा 0 से समाप्त होने वाली कौन कौन संख्या है, 0 से समाप्त 6 पावर, हमको क्वेश्चन क्या समझना ध्यान से, इन लोग को क्वेश्चन समझ में आता है, बना देते हैं मास्टर, लेकिन जाके बुझमन करते कहता है समझ में आया क्वेश्चन क्या कहा, नहीं समझ में आया होगा, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले उससे पहले ये बताओ, 5 नंबर क्वेश्चन है ना, इससे पहले बताओ 0 से समाप्त होने वाली, 0 से समाप्त, ये देखो ये जो 1.1 से 1.4 तक है ना, लिखने वाला सवाल ये सब है, कुछ 5, 7, 10 सवाल है लिखने वाला, इसमें लिखना सीखना पड़ेगा। जैसे 1.3 में भी लिखना सीखना पड़ेगा, फलना एक परिमेय संख्या के बाद आता है क्वेश्चन 0 से समाप्त होने वाली संख्या। ये नहीं होगा, काहे कि प्राकृत संख्या 1 से नहीं स्टार्ट है। देखो आंसर पता चल चुका है हमको, आंसर हमको पता चल चुका है, अब सिर्फ क्या करना हमको है, लिखने के लिए सीखना है कि लिखा कैसे जाता है। 0 से समाप्त होने वाली संख्या बताओ, जो संख्या 0 से समाप्त होने वाली संख्या है उसमें क्या रहेगा, 10 पहला शुरू में जाएंगे तो उसके बाद 10 के बाद और भी होंगे तो 100, 1000, 50 भी हैं, 0 से समाप्त 50 हो रहा है ना, करो गुणनखंड उसका। जो संख्या होता है समाप्त 0 पर वो पक्का 2 गुना 5 उसमें फैक्टर आएगा। बोलो कौन संख्या हम चेक करते हैं, 30 की बात करती हो, 30 भी समाप्त होता है ना, 2 से 15 दूना 30, 3 से 3 5 15, देखो आया। 20 की बात करोगे, करो, देखो आया, एक बार आ गया ना, बेसी बार आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, कानून से एक बार आ जाना चाहिए। आ रहा है ना। जो संख्या 0, थ्योरम समझ में आ गया ना, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, जो संख्या वैसे क्वेश्चन का आंसर तुमको पहले पता रहेगा, जो संख्या 0 समाप्त होना चाहती है उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए, 2 और 5 दोनों, एक बार आ गया तो बुझ जाओ कि वो पक्का 0 पर समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि 10, 100, 1000 है, ये सब और भी संख्या 20, 30, ये सब किस 0 पर समाप्त हो रहा है ना, तो जो भी 0 पर समाप्त होगा उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, एक बार कम से कम, 2 और भी आ रहा है तो कोनो दिक्कत, एक बार कम से कम होना चाहिए, तब वो पक्का 0 समाप्त हो जाएंगे। ऐसे सिर्फ यही 2, 5 नहीं, और भी कोनो आ सकते हैं, 3 देखो आ गया ना। हमको सिर्फ किससे मतलब है, 5 और 2 से मतलब, और कोनो से मतलब नहीं है, एक बार आ गया कहेंगे ठीक है, 2 बार 4 बार जो आए समझ में आ गया ना। खाना अपने कहने को भुजिया दे दिया, बात खत्म है, दाल चावल के न बना उसका मतलब नहीं, भुजिया दे दो बढ़िया, बात खत्म है, वही वाला बात है। तो चलो अब देखो, अब ये बताओ जो अंक क्या होगा, इसके बारे में थ्योरम इधर दिया गया है, अब ध्यान में आया हमको 1.4 में,
अच्छा वो दूसरा तरीका है, कोनो बात नहीं है। जो अंक 0 पर समाप्त होगा इसका मतलब है वो 2 से भाग लगेगा उसमें, और उसमें क्या होगा 5 से भाग लगेगा। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? जो अंक, इसको लिखेंगे हम, अच्छा अगले वाला अच्छे से लिखा था मैंने, इसी उसी प्रकार सबकी बार भी लिखेंगे। जो अंक 0 पर क्या होंगे, जो अंक 0 पर समाप्त होगा वो 2 तथा 5 से क्या होंगे, विभाज्य होंगे। 2 तथा 5 से विभाज्य होगा। अब ये बताओ क्वेश्चन में कितना था मेरा, 6 का पावर कितना था क्वेश्चन में, बस इसी प्रकार लिखना है। इसमें मैं लिखने के लिए अच्छा कंटेंट लिखना होगा, हमने अगले बार अच्छा लिखा था उसी प्रकार के बारे में लिखेंगे हम, क्योंकि वो बेस्ट लिखा हुआ है मेरा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, कोनो प्राकृतिक संख्या कौन सी के लिए, कोनो प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n, 6 के पावर n क्या 0 समाप्त होता है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए? तो अब इसको समझते हैं क्वेश्चन को। 6 के पावर n कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या। अच्छा 6 के पावर n 0 समाप्त होगा, चाहे n का मान कोनो प्राकृतिक संख्या देंगे तब। ये क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन क्या कहा, 6 के पावर n है, n जहाँ कौन संख्या है, प्राकृतिक संख्या। क्या n का मान कोनो रखने पर, n का मान कोनो रखने पर ये 6 का पावर n 0 समाप्त होता है, n कहा है। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n अंक 0 समाप्त होता है। देखते हैं 6 का पावर 1 लेते हैं, कितने होता है, 6 बुरवा को लागू हो जाएगा, हो जाएगा, करियर है तो हो जाएगा, हो जाएगा। तू बड़े से बना है क्या अंदाज, मैथमेटिक्स को अंदाज 15 लाख गत नहीं होता है। 6 का पावर 2, 6 छक्का कितने हो जाएगा, 6 का पावर 3 6 216 हो जाएगा। 6 का पावर 4 करो कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर निकालो, इसमें है साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आए हो ना, खाली यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, उसमें तो डायरेक्ट क्यों नहीं होगा। 6 के पावर 4 करो, साइंटिफिक डाउनलोड का भर साल लगेगा करने में, उसमें 3 होगा, 4 गो, एक और करो, लाओ इधर, समझ में आ गया ना क्या हुआ तुमको, दिक्कत हो रहा है, एगो काटो, दिखता कम है ना। 1200 कितने होगा, 1296। अध्याय इसी में आप क्या करो, अरे साइंटिफिक से बौका कर बैठे अच्छा। अब आदत बैठा हमको किस चीज़ साइंटिफिक बैठा है ना, करेंगे स्पेस नहीं मोबाइल में, रिसेट मारते नहीं। 6 के पावर 6 करो, मारो गुना एक और, उसका रिसेट काहे मारता है। अच्छा हम इसमें क्या साबित करना चाहते हैं, हम ये साबित करना चाहते हैं 0 अंत में 6 का स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर नहीं 6 के पावर एक कोनो प्राकृतिक संख्या दो, कभी 0 बन करेगा, सब दिन 6 लास्ट में आता है। तो क्या कभी 0 समाप्त होगा 6 का पावर n, बताओ तो कभी समाप्त होगा, ऐसे पता चल गया हमको। अब क्वेश्चन फीलिंग क्या क्या कर रहा है, लोग को कभी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है। मास्टर साहब खाली अपना आते हैं फॉर्मेलिटी बना देते हैं, 1.1 से 1.4 तक कर दिए, मेरा काम खत्म हो गया। तू समझ में आया कि नहीं आया, नया सवाल देगा तुमसे। रट विद्यार्थी भी कहता है 100 बार बना लिए, 500 बना लिए, 1000 बार सॉल्व कर लिए, रट लिया पकड़ करके। रटते काहे हो, जब तुमको थ्योरी नहीं क्लियर, बेसिक नहीं क्लियर, तब सर जी क्यों किए ऐसा, अब पता चला तुमको क्वेश्चन क्या कहा। अब सिर्फ तुम्हारा इसमें क्या लिखने के लिए सजाना है, यानी कि 6 का सीधे सीधे पता चल रहा है। 6 के पावर n का जब करते हैं तो तू करोगे ना जब, तो नीचा में हमेशा लास्ट में क्या आता है, तो कईयो 0 आएगा क्या। 6 के पावर n जहाँ प्राकृतिक संख्या n को रखोगे, क्या 6 के पावर n कभी भी 0 समाप्त होगा। 6 के पावर 3 6 के पावर n होगा नहीं, ये सब कभी 0 समाप्त हो रहा है, नहीं होगा समाप्त, कभी हो ही नहीं सकता है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इस पर अध्ययन किया कि कोई भी संख्या है ना 0 समाप्त हो रहा है, मतलब उसका लास्ट डिजिट 0 होंगे। इसका मतलब है उसने बहुत अध्ययन किया, जिसका लास्ट डिजिट 0 हो रहे हैं, यानी कि जो संख्या 0 समाप्त हो रहे हैं, जैसे कि 20 30 50 70 और भी कोई संख्या 0 लास्ट में है ना, वो पक्का 2 और 5 दोनों से भाग लगता है, उसमें 2 से भी भाग लग जाएगा और 5 से भाग लग जाएगा। मतलब ये पूरी भाग लगेगा, शेष फल बचेगा नहीं, पॉइंट में नहीं, ये होता है। जब भी अब से बोलेंगे भाग लग जाए तो तू क्या बुझेगा, पूरी पॉइंट में नहीं, शेष फल नहीं बचे, क्या मतलब ये है, बात समझ रहे हो ना। और दूसरा बात बोले अच्छे तरीका से कि वो अच्छे तरीका से बोले कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 1 2 और 1 5 होबे करेगा अवश्य करके, 1 बार 2 और 5 अबे ठो करेगा। तो मतलब कि जिसमें ऐसे गुण होंगे वो पक्का 0 समाप्त हो जाएगा, वो पक्का 0 से क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा ना। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया, रटने से पार लगेगा। तो 1 और हटा देंगे सब, हमको तो सॉल्व करना होता है, तो 1 घंटा में घिर देते हैं 1.1 से 1.4 तक, तो कैसे संभव, एक दिन हम 1 घंटा में कैसे पूरा रिफ्लेक्शन लाइट घिर सकते हैं। तो मैथ क्या चीज़ है?
रिफ्लेक्शन लाइट तो उस दिन नहीं ना आया था, तो लोग 1 घंटा में पढ़ाए थे, हाँ। तो था ना, समझ रहे हो ना। हम्म। हाँ, एक्सपीरियंस मेल को नहीं देखे हो अभी, जब मेल चलने लगता है ना तो घंटे भर में सिलेबस खत्म हो जाते हैं। अब समझ में आ गया कि 6 के हम ये चाहते 10वां गारंटी के देखे हैं, वो पकड़ के तब रटता है, हम चाहते तू रटना रोटी, एक बार 2 बार बनाओ, बस हल्का फुल्का बनाओ, दिमाग में रहेगा कैसे कैसे करना है। अब हमको पता है पहले से भी, आंसर में हमको पहले पता चल गया। आप सीरियल क्या रखोगे याद, इसी से रूल बना, ऐसे करके रूल कैसे बनता है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करना है। रूल साइंटिस्ट क्या बनाए कि अब जिस किसी भी संख्या का लास्ट अंक 0 होंगे, मतलब वो लास्ट अंक 0, मतलब वो 0 समाप्त हो रहा है, 0 क्या हो रहा है, उसके बाद नहीं होगा, 0 समाप्त होने के बाद उसके बाद संख्या कोई डिजिट नहीं होंगे, लास्ट वो अंक है, ई हुआ 0 समाप्त होने का मतलब। बात बुझा। तो वो जो संख्या में लास्ट अंक 0 है, या जो 0 समाप्त हो रहा है, उस संख्या में 2 से लगेगा भाग और 5 से लगेगा भाग, दोनों से लगेगा भाग। और यदि नहीं लगा, खाली 2 से लगा या खाली 5 से लगा, दोनों से नहीं लगेगा, तो वो कभी भी 0 समाप्त नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गई ना। क्या कभी 0 समाप्त होंगे, कभी नहीं समाप्त होंगे। एकदम कंसेप्ट को पूरा क्लियर कट जैसे होना चाहिए, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत। अब बताओ, ये क्वेश्चन का तुमको पहले पता है ना, जरूर कभी समाप्त ये नहीं होगा। अब तू खुद बताओ, अभी सॉल्व नहीं किया है ना, बिना सॉल्व के तुमको पता रहेगा, आंसर पहले पता रहेगा, खाली लिखना पड़ेगा किसे लिखना है। क्या 4 के पावर n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है, कभी 4 के पावर n 0 समाप्त होगा, क्योंकि 4 में 2 और 5 दोनों भाग लगता है। आंसर पहले पता है। दोनों रहेगा तो 10 से ऊपर रहेगा, 10 से नीचे अरे रुको ना, सवाल को पहले आंसर दिमाग में तुमको डालने दो हमको। लोग कहता है सवाल नहीं बन रहा है, और यही 2 सवाल ही आएगा, 4 के पावर n और 6 के पावर n। तो अब ये पढ़ा दिए ना, तो अब तुमको भविष्य में कुछ भी क्वेश्चन देगा, थ्योरी तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर कट है, तो कुछ भी 5 के पावर n कह दिया, बताइए कि 0 समाप्त होगा, बोलो क्या 5 के पावर n 2 पावर n का भी कह दिया, बेवकूफ़ बना 3 पावर n कह दिया। अरे मान लो हम तुमको सब हटा दी कह अच्छे से, अब बाकी क्वेश्चन तुमको नहीं पता क्या कंसेप्ट है, तो कभी सॉल्व कर पाओगे। अब सॉल्व होगा ना। क्या 3 पावर n में 3 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। क्या 3 गुणनखंड में करते हैं 2 और 5 आता है, नहीं। 3 पावर n कभी 0 समाप्त नहीं होगा, बात खत्म है। क्या 7 के पावर n 0 समाप्त होते हैं, कभी नहीं होंगे, क्योंकि 7 पावर n में 2 और 5 गुणनखंड नहीं आता है। देखो एक सांस में कह दे रहा है तुम, कुछ भी दिक्कत हो रहा है, आंसर पहले से पता। और बाकी क्या करना, सजाना मतलब बेवकूफ़ बनाना दूसरे वाले को, आगे वाले को, हम ये समझते हैं। तो 0 से समाप्त होने वाली संख्या ये है, जो अंक 0 पर क्या होती है, समाप्त होगा, वो 2 तथा 5 से विभाज्य होगा। 2 से तथा बोले हैं, इंटरसेक्शन होता है, याद रखना, दोनों से होगा। अब या नहीं बोले हैं 2 या 5, 2 तथा 5 मतलब 2 से और 5 से क्या होगा, वो विभाज्य होगा। लिखा है ना, ए और आरत्मा लिखा, ठीक है। हम जानते हैं कि संख्या का अंत 0 से तभी होता है जब 2 और 5 के धनात्मक घात इसके गुणनखंड हो, वो भी ठीक कहा है, ठीक है। अंक गणित आधारभूत प्रमेय से। अब देखो, अब हमको ये बताता हूँ, जो अंक 0 समाप्त होगा वो 2 तथा 5 से विभाज्य होगा। 6 के पावर n क्वेश्चन में क्या था, 6 के पावर n, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 3 गुना 4, 3 गुना 2, 3 गुना 2 कि 2 गुना 3, एक सांस में कह दिया था, अब की बार तो बोला ना कम से कम। 2 गुना क्या होंगे, 3, अब बराबर 2 के पावर n गुना 3 के पावर क्या होंगे, n होंगे। क्या इसका अभाज्य गुणनखंड, या सीधा ये बोलो, तो उस संख्या जो 0 पर समाप्त हो रहा है वो 2 के पावर m 5 के पावर n के फॉर्म में होंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड। उसके अलावा भी कोई होंगे, वो तो होबे करेंगे, समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। लिखेंगे, चूंकि 2 पावर n 5 पावर n विभाज्य नहीं है, अतः 0 6 पावर n समाप्त नहीं होंगे। एक लाइन में लिख देंगे इस प्रकार से, या इसको इस लैंग्वेज में कह सकते हो, 2 और n के अतिरिक्त कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड, जैसे कहा है ना, अतः 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या गुणनखंड नहीं हो सकता। क्या 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 के अलावा कोई होगा, नहीं होगा। अतः 5 1 का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। क्या 5 इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो सकता है कभी 6 का, इसने उसको ये माना है। हमको ये बताओ, 6 का कभी अभाज्य गुणनखंड 5 होगा, नहीं होगा। तो 2 और 5 से क्या ये संख्या पूरा परिभाजित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। क्या इसके गुणनखंड 2 और 5 आते हैं, नहीं आते हैं। अतः ये संख्या 6 पावर n कभी 0 समाप्त नहीं होंगे, ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ गया ना। 6 के पावर n के बनाते हैं लैंग्वेज, अभाज्य 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 एक बार भी
एक बार भी, दो तो आया लेकिन 5 नहीं, एक बार भी नहीं आता है, एक बार भी नहीं आता है। एको बार आया है? एको बेर ना आया, एको बार तो आना चाहिए ना, एक बार भी नहीं आया है। 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 एक बार भी नहीं आता है, एक बार भी 5 नहीं आया। अतः कौन चीज जो क्वेश्चन का वही, बेवकूफ बनाना ही है। अतः कौन चीज जो क्वेश्चन का वही। अतः समझ में आ गया ना। संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो उसे पूछ रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है? नहीं हो सकती है। आंसर देखो नहीं है। अतः संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती है। ये ऐसे लिखा जाता है लैंग्वेज है। नहीं, नहीं दिया है इसमें अब नहीं है। कोनो बात नहीं। इसमें कहा है ना कि अतः 6 पावर n का अंत अतः 6 पावर n का अंत शून्य में नहीं हो सकता, अर्थात 6 पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता। अंतिम वाला इकाई मतलब अंतिम वाला। अतः 6 पावर n अंक 0 समाप्त नहीं होती। बस एक ही बात, हम क्वेश्चन उठा के लिख दो। फिर देखो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पर। ये क्वेश्चन करा दिया, 6 नंबर क्वेश्चन हो, अब 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। और इसी टाइप एक क्वेश्चन यहाँ भी है, क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम में यदि आएगा ना, या तो क्वेश्चन नंबर 5 वो आएगा, या तो क्वेश्चन नंबर 5 ई आएगा। दोनों में से कौन केटा क्वेश्चन आएगा? 4 के पावर n, 6 के पावर n। और लोग क्या कहते हैं, 2 अटेबे करेगा, विद्यार्थी कहेगा रट न लो 2 क्वेश्चन, 2 रट लेगा जी सर रट लेंगे 100 बना करके। नहीं क्या सर बनाओ 100 बेर 200 बेर, 200 बनाना, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। और इसमें सवाल है तो बना देते हम। इसके बाद तो सिद्ध कीजिए कि अलना है फलना है कहा है। क्वेश्चन बैंक जा करके अभी से ही सॉल्व करना सीखो, समझ में आ गया ना। अरे ये तो कहा तो है ये, देखो ना दुनिया कहा, ठीक है तो है ढेरी है, रुको ना अभी कंसेप्ट अब ढेर दिया है ना। अब तुम्हारा कंसेप्ट पूरा होगा तुरंत कर देंगे क्लियर हम। पहले वो एनसीईआरटी को सॉल्व कर लेते हैं ना, सवाल दिया हुआ ढेरी तब ना क्लियर। एगो दूट लगा 2 एनसीईआरटी का तक कैसे नाक नहीं बनेगा, तब जितना थ्योरी देते हैं इससे कोनो मैथ बनेगा। एनी बडी 10वां का कोनो प्रकाशन हो, कोनो बोर्ड हो, कोनो स्टेट का सब बनेगा। क्या कोनो स्टेट का लग उठाओ जाके देखो ना, हम तो सब स्टेट का देखे हैं लगभग किस स्टेट में क्या आती है। लगभग सब चीज़ें में होती है, हल्का फल्का चेंज होता है सिलेबस में। कोई भी स्टेट उठा लो, 10वां के जितना कोर्स है ना सब बन जाएंगे तो खाली इतना थ्योरी हम दे देते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल का, ये किसका है? एग्जाम्पल है। तू बताओ क्या 4 के पावर बस कुछ नहीं करना है, ये फंडा अपनाए है ना, इसी को बार बार क्या करना है तुमको? लिखना है। इसी की लिखना है बार बार, चाहे कोनो सवाल पूछे इसी की लिखना है तुमको। इसी फंडा को लिखेंगे। 0 समाप्त होने वाली संख्या इतना होती है, जो अंक 0 समाप्त होगा वो 2 तथा 5 से क्या होगा? विभाज्य होगा। फिर उसका 4 के पावर n करेगा तो 2 गुना 2 कर दें, छोड़ दें, नहीं हो जाएगा। 4 के पावर n करोगे तो 2 गुना 2 हो जाएगा। कहेंगे इसमें 5 एको बेर ने आया है। 6 पावर n के अभाज्य में 4 पावर n के अभाज्य में 5 एको बेर ने आया है। अतः 4 के पावर n अंक 0 समाप्त नहीं हो सकता। आंसर देखो कहा है ना। इसके बाद इसमें कहा होगा एकदम देखो कितने लंबा चौड़ाई किया है। एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए, गुणनखंड विधि भी। आइए एक उदाहरण की सहायता से इसी विधि को पुनः याद करें। क्या क्या याद करें अपना में लिखा है। इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है, देखो है देखो, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। एनसीईआरटी को पढ़ो, भले समझ आता नहीं आता है लेकिन हम समझाएंगे। 2 लाइन 4 लाइन पढ़ो एनसीईआरटी से, इससे लैंग्वेज कैसे लिखेंगे वो मिलेगा। क्या कहा है एनसीईआरटी, सुनो पहले क्वेश्चन। संख्याएं 4 के पावर n पर विचार कीजिए। ठीक है विचार करेंगे। क्या विचार करना है? जहाँ n एक कौन संख्या है? प्राकृतिक संख्या। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, n का कोई ऐसा मान जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर क्या हो? समाप्त हो। मान लो यदि तुमको रूल नहीं पता रहेगा, 2 और 5 एक बार आएगा तो मान लो होगा नहीं होगा उस प्रकार से, तो भर दिन n का मान कितने अनंत तक रखो, रख पाओगे? अब कौन 2 रखते हैं कि 10 रखते हैं, तो सोचेगा कि 9 रखते हैं, अच्छा 10 मत आ ही जाएगा, अच्छा 11 मत आ ही जाएगा। ऐसे करते रहोगे वो कहियो जिंदगी भर नहीं करेगा 0 100। क्या कोनो पावर रखोगे 4 पावर, कोनो प्राकृतिक संख्या 0 कभी आएगा? संभव ही नहीं है।
वो तो सीधे कह देंगे हमको, तो कोनो संख्या कह सकते हो नहीं आएगा, आएगा बोलो। अब तुमको सिर्फ, और ये ऐसे सवाल है जैसे इतना टेंशन दे देता है कि कहने के बाद नहीं देता है टेंशन, रट रट के दिमाग खराब कर देते हैं। पता चलेगा जो 10 सॉल्व किया उससे पूछो, इसको 100 सॉल्व नहीं किया है, बुरा बात नहीं करना। और समाज के और भी लोग हैं ना, तुम नहीं नो समाज में। चलो, यदि किसी n के लिए संख्या 4n, सुनो क्या कहा है, जो थोड़ी पढ़ा मैंने उसी पढ़ो। यदि किसी n के लिए, यदि किसी n के लिए संख्या 4 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, होंगे विभाज्य। अर्थात 4 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है। क्या 4 के पावर n में 5 आएगा? 4 का फैक्टर करो 5 आता है? नहीं आता है, यह संभव नहीं है, क्योंकि 4 के पावर n बराबर 2 × पावर n होगा। बात सही है, इसे 5 नहीं आ रहा। इसी कारण 4 के पावर n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या कौन है? 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की और क्या कहा है, और द्वितीयता हमें यह निश्चित करती है कि 4 के पावर n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अंकगणित का सिद्धांत पढ़ाए हैं, ठीक है। तो कहा 4 कोनो छोटे 2 आता है और कोनो थोड़े आता है, कोनो 4 पावर n के अभाज्य गुणनखंड में खाली 2 आएगा ना, और कोनो आएगा। इस थ्योरम से हम लोग सीख चुके हैं। अब समझ में आएगा ना स्टैटिक लैंग्वेज, लोग को पहले नहीं पढ़ते हैं, फिर कहाँ समझ में आएगा, समझाएंगे क्या समझ में आएगा। फिर देखो क्या कहा है, कहाँ तक पढ़े। हाँ, इसलिए ऐसी कोई संख्या n नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके लिए 4 के पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। 4 के पावर n में n का मान कुछो दो, 2, 5, 10 हो कुछो करो, कभी भी 0 नहीं आएगा लास्ट में, कोनो संख्या के लास्ट में। इसका मतलब ये होता है, कहने का मतलब समझ में आ गया ना। और इस कंसेप्ट का जब करोगे जनरल कंपटीशन में यूज, तब फायदा होगा। लेकिन लोग रट लेते हैं तो उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं, कभी भी नहीं। सिर्फ सवाल बना लिए और कंसेप्ट पता ही नहीं उसको, और जनरल कंपटीशन में इसका यूज करते हैं। रियल नंबर वहाँ मास्टर सी पढ़ाते हैं, तब समझ में आता है कि 10वां में क्या था। समझ में आ गया ना, तब पता चलेगा तुमको। मन है वैसे BS करो, तुम बैठ करके अपना 2 लिखेंगे कि 3 लिखेंगे, हमने कह दिया ऐसे बनता है सवाल, आज तुम्हारा मन है जो करना है करो। बात समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत? ठीक है ना, आगे बढ़े हैं। जांच कीजिए, व्याख्या कीजिए कि क्या करना है, व्याख्या हमको जी, हमको व्याख्या करना, हम व्याख्याता हैं। इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है? ये पहले कह दिया भाज्य संख्या है, अब तू कहेगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं बोलो तो, जिसमें भाग लग जाए। तब भाज्य मतलब भागा, इसमें क्या हो, पूरा पूरी इसमें भाग देने से पूरा पूरी नहीं करता है। काल के परिभाषा बदल गला। तू तो रोज परिभाषा बदलता है। आए अभियो पढ़ाए हैं तो भाग संख्या जो 1 से या स्वयं से कटे। आए की कह रहा 45 भाग संख्या है, दूसरा लगता भाग उसमें 45 भाग संख्या तब नहीं होगा। है भाग संख्या 45, जाकर फिर से पढ़ के जाओ। तू रोज अपना परिभाषा चेंज कर, ये रोज परिभाषा चेंज करता है अपना। तो परिभाषा डेली एगो किताब तो लिखो, समझ में आ गया ना, एगो डायरी रखो यहाँ पर, नया नया खोज करता है रोज, उसमें लिख दिया करो। हम उसको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे कि मेरा एगो चला है राहुल ने, उन्हें खोज किया है नया परिभाषा। ये तो कह सकता है नहीं पढ़ाए थे, अब यो पढ़ाए हैं हम। अब बच्चा तरह बोले थे कि जिसका 2 से अधिक गुणनखंड उसे कौन संख्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो भागा लग जाए तो भाग संख्या, अभाज्य नहीं भागा लगे तो अभाज्य संख्या। ये सब कोनो बात है, नहीं भागा लगे तो भागा लगे। चलो हाँ, ये क्वेश्चन में कह दिया है कि इतना और इतना कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। अब पता करना है कि क्यों नहीं है, क्यों है ये भाज्य संख्या है, क्यों है, क्यों है भाज्य संख्या, ही प्रूफ करो, वही प्रूफ करना है। हमारा क्वेश्चन ये है, तो पहले लिखते हैं 2 क्वेश्चन, एगो ये दिया क्वेश्चन, एगो ये है। अच्छा चलो क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 13 कॉमन लो, 13 कॉमन लो, तो 13 कॉमन लेगा तो 7 गुना क्या होगा 11, 13 खींच लिया तो प्लस क्या होंगे 1। चलो बताओ 7 11 7 77 1, 13 गुना 2 गुना 3, 2 तिया 6, 3 78। तो बोलो इस संख्या का क्या 1 से अधिक गुणनखंड हुआ है? अरे बुरबा का गुणनखंड अधिक नहीं है, हुआ है।
तू की पढ़ा है यहाँ, जिसका दो से अधिक क्या हो, कौन संख्या होगा, बस कहेंगे दी हुई संख्या का कुछ है, दी हुई। अब तुम्हारा जो तरीका वो था कि भाग लगने पर कौन लगने पर की कह रहा था, वो काम करेगा यहाँ पर, बताओ तू जो पढ़ किया था अभी तक, अगर काम करेगा इसीलिए पढ़ाए थे हम अभी। दी हुई संख्या का क्या लिखेंगे, दो से अधिक गुणनखंड है, दो से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड इसीलिए यह भाज्य संख्या है, होगा। इसीलिए यह कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या। अब कोई दिक्कत होगा, बनाओ सवाल सबको, देखो कॉमन ले लो, देखो कर करके बस सॉल्व हो गया। कोई सवाल एग्जाम आता है निधक सॉल्व करो, लोग जनरली 1.1 से 1.4 सवाल को छोड़ कर आते हैं एग्जाम में, तू नहीं छोड़ोगे। दी हुई संख्या का दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। बोलो, इसी प्रकार से बना लोगे 5 नंबर का सवाल। हाँ, देखो बना देते हैं, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 क्या करेंगे, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 चलो करो, 5 गुना करते हैं हम लोग। बोलो 3 दुना 6 छः के 36 और गुना 7 चौके। एक तरीका और है, इस तरीका से पहले कर देते तब वो तरीका सिखाएंगे, खाली यही तरीका ठीक है, लेकिन बेस्ट तरीका ही मानते हैं हम। ऐसे करके करो, कोई रटना नहीं पड़ेगा तुमको। बोलो कितने होता है, 8 के 48 के 8, 48 के 8, हाँ से बचल 4, 8 या 24 से 4 28, 36 दूना 72, 8 2 10 के 0, चलिए 1 7 2 9, ठीक है किए हैं, बोलो तो ठीक है नहीं, गुना भाग किए हैं, और लास्ट में जोड़ देगा तो कितने हो जाएगा, 1008 प्लस क्या हो जाएंगे, एक लाइन बढ़ाओ ना, तो डायरेक्ट हो जाएगी, पन्ना भरना चाहिए ना, सब बात ध्यान रखना पड़ता है, समझ रहे ना बात को। तो 5 गुना 1000 क्या करेंगे 9, अब तुमको पता है 1009 है, इसको 1009 में के 3 से भाग देना करता है, ये 3 से नहीं, किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, 1009 नहीं कटेगा। कौन से नहीं कटेगा, ये भाग संख्या होगा पक्का कटेगा, दिमाग लगाओ, कौन से नहीं कटेगा। अरे वैसे भी इसके भाग में एगो एक आइए जाएगा ना, एगो एक अरे कठिन कठिन एक आता है ना, एगो 5 पहले से है, और 5 पहले से है, एगो खुद वही है, हाँ, 3 गो तो हो गया, ऐसे भी हो रहा है, जरूरत भी वैसे भी, मतलब सोचो 1009 पक्का कटेगा, इसी से कटवे करेगा 1009, भादो कैलकुलेटर पर 1009 9 है ना, तो 1009 है, ठीक है, हम किए हैं ना गुना भाग, अच्छा कर लेते हैं, करो। ये पूछा है भाग संख्या क्यों है, देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, भाग संख्या क्यों है, इसका मतलब भाग संख्या है, हाँ ठीक है, 1009 कटता है, नहीं काट के कहाँ दिख रही गुने की, 36 से भागो, 36 से 36 से भाग लगाओ, पॉइंट माया, किसी से कटेगा, देखो इसमें, अरे नहीं कटेगा, एक नहीं आता है, नहीं कटेगा एक आता है ना, तो फिर देखो बनाया है यहाँ पर 1008 लिखा है, अरे हम गुने भाग गलती किए हैं, तू लोग हमको गलती करवाया है सब, शुरू करो गुना भाग फिर से करो एक बार, 1008 आता है, 1009 हम कहाँ से ला दी, 1008 एक जोड़ के लाए हैं 1000, ये तो गुना तो इतनी होता है, वो एक जोड़, एक गुना करो तो अच्छा के दिया देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 चौके 24 24, और 24 गुना 42 करो, 3 दूना 6, 6 चौके 24 वो अलग के 24 गुना 42 करो तो आता है, एक बार 1007 आएगा, देखो तो आता है 8 आता है, एक जोड़िए दिए फिर यहाँ का है, कहाँ एक जोड़े हैं, नहीं जोड़े, इसमें एक दो जुड़ता है, कौन गुना भाग पड़ा है तो उतनी होता है, फिर यहाँ 24 देखिए गुना प्लस में देखा, प्लस में एक है, तो इसको गुना करके तब ना जोड़ेगा इसमें, तो वही तो हम भी किए हैं, सीधा सीधी समझ में आ गया ना, सीधा सीधी क्या बोलेंगे, यही लाइन, दी हुई संख्या का, समझ में आ गया ना, क्या कहेंगे, अरे एक तो ये करेंगे, एक तो सब बिना नोट आधे ले खाता है वो, फिर उसका क्या बात है, दी हुई है ना, वहाँ पे लिखे थे ना, यहाँ
एक से बड़ी संख्या, इसका 2 और 1, एगो और दूसरा आ रहा है। एक से दी हुई यात्रीगण ध्यान दीजिए, दी हुई संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड है। गुणनखंड है, इसलिए यह नेक्स्ट पेज लाओ। इसलिए यह कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। नंबर खेल 1 खत्म हुआ। पेज 2 समझ में आ गया ना? 2 पेज में खत्म करेंगे, जल्दी लाओ। तो देखो एक स्थान पहले बंद करो, इस सवाल को नहीं बनाएंगे हम। सुनो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है? एक खेल का क्या है? मैदान है, और चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि इस प्रकार से एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान वृत्ताकार। चलो पेज लाओ, बना देते हैं, थोड़ा मोड़ा बनाएंगे, समझाएंगे, बिना सॉल्व किए सॉल्व हो जाएंगे। जल्दी लाओ, खत्म करने का टाइम चैप्टर। कोई में रख दो। ओकरा में पेज बंद। ओकरा में रख दो, नहीं तो गड़बड़ा। सुनो, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का क्या है? मैदान है। वो खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है? पथ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चरवृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया कितना मिनट लगता है? एक चक्कर लगाने में इसको लगता है 18 मिनट। समझ में आ गया ना? और इसमें एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है कितने मिनट? 12 मिनट लगते हैं। इसी एक में मान लो दोनों यहाँ चलना शुरू किया। सोनिया चलेगा यहाँ से यहाँ तक आएंगे, यहाँ से तक आने में क्या मिनट लगेगा? 18 मिनट। और रवि करने में 12 मिनट, यानी कि वही चक्कर लगाते हैं 18 मिनट नहीं लगाते हैं 12 मिनट में। क्वेश्चन कहा कि मान लीजिए कि दोनों एक के साथ दौड़ना शुरू किया, घड़ी का 10 1 2 3 स्टार्ट, दौड़ना शुरू हो गया। इसे करके ये दौड़ेगा कितने मिनट में? ये दौड़ेगा यहाँ से 18 मिनट पहुँचेगा, ये तुरंत मार देगा 12 मिनट चक्कर। ये कहा है, बताइए कि जब दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, साथ ही साथ चलते हैं, एक ही टाइम में, एक ही दिशा में और एक ही स्थान से, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मतलब कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? फिर यहाँ से जहाँ से चला वहाँ घूर के दोनों कब आएगा साथ में? और दौड़ते रहा है। देखो चक्कर लगाने में 18 मिनट, एगो को 12 मिनट लगा। हाँ, तो दोनों साथ में कब आएगा? तो एगो पहले आ जाएगा, एगो बाद वो में। रुकेगा, उर्वक है, रुकल रहेगा, तब तक दोबारा नहीं खींच देगा वो। रुकता उकता नहीं है, दौड़ते हैं। है ना? बढ़िया क्वेश्चन है। अब तू सोचो, ये दौड़ रहा है, पहला चक्कर लगाने में कितने मिनट लगेगा? 18 दूसरा चक्कर मारेगा 18 दूना 18 18 18 तिया 54, 18 चौके 72, यानी कि एक चक्कर, दो चक्कर, एक चक्कर, दो चक्कर, 3 चक्कर और 4 चक्कर हुआ ना। एक चक्कर में, दूसरा चक्कर में, तीसरा चक्कर में। आप चलो, अब 12, अब इसको क्या मिनट लगता है? एक चक्कर लगाने में 12, दो चक्कर लगाने में 24 मिनट, 3 चक्कर लगाने में ये हो गया। बोलो हाँ। क्या समझ में आया? हैं? दोनों क्या मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट। 36 मिनट बाद मिल जाएगा। पुनः अपना स्थान पर क्या होंगे? मिल जाएंगे। तो समझ में आया? और इसका क्या निकालना पड़ेगा? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम में सबसे छोटा लग लेते हैं और एचसीएफ सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करना, 18 बार क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। और जो 18 बार का एलसीएम होंगे उतने मिनट पर दोनों साथ में क्या होंगे? फिर से मिल जाएंगे। देखो यहाँ और भी डिजिट बड़े, इसमें डिजिट बड़े हैं ना। सबसे वो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो आपस में क्या हो? बराबर हो। एलसीएम में, एचसीएफ में सबसे बड़े वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आपस में क्या हो? बराबर, उसी को लेते हो। तो इसमें बोलो सबसे छोटा में बड़ा, देखो कहेगा 54 है, आखिर यो भी चक्कर मारेंगे ना, और डिजिट बाकी उतना लेना हमको नहीं है। यानी कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे दोनों, क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। तो ये से समझ में आ गया रियल लाइफ से? 18 का बोलो फैक्टर, 2 गुना 3 गुना 3 दूतिया 6 दूतिया 6 तिया 18, पूर गया ना। 12 का 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2, चलो टेटार हो गया। तो ऐसे बना दो इसको, 2 गुना 3 गुना क्या हो गया?
3 इसको तो 18 हो गया, 2 गुना 2 गुना 3 होगा, गड़बड़ हो रहा है, का है क्या क्या लिखेंगे बोल लिखा 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना क्या लिखेंगे, इसका लिखोगे तो इसका क्या आएगा 2 गुना 3 के पावर 2, इसका क्या आएगा 2 के पावर 2 गुना 3 आएगा, क्या ऐसे आएंगे। अब कॉमन बोलो दोनों में क्या आता है, कॉमन क्या, पहले कॉमन वाला बात करोगे है 2 और 3 इसमें यदि बात करते हो तो यहाँ पर देखो साथ में लिखना है, कैसे नहीं सिखाए थे, इसमें ये क्या रही है कॉमन, ये क्या रही है कॉमन, कौन वाला क्या करता है, ये हाईएस्ट हो गया, दोनों में नहीं है सेम वाला हाईएस्ट है ना, तो एलसीएम दोनों के निकालेंगे हम लोग, तो 2 11वां से एगो 11वां में से एगो, अब बाकी 3 गुना 2, 2 तिया 6 तिया 12 2 दूना 4 और 3 दूना 6 36 और कौन चीज़ मिनट है 36 मिनट बाद, अतः वे दोनों, अतः न इसीलिए वे दोनों, वे सवाल ठीक से लेना, वे दोनों पुनः 36 मिनट बाद, देखो है ना सर इतना, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितना बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद क्या होगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा। अब एक दो थ्योरम देखो, लिखेंगे नहीं क्योंकि तुमको काफ़ी थ्योरी पढ़ा चुके हैं, टाइम लैप्स हो चुका है मेरा बहुत, उस तू लिख लेना उसको, हम समझा देते हैं किताब में, सब लिखे हुए हैं, पढ़ा चुके हैं पहले से भी। मान लीजिए कि पी एक अभाज्य संख्या है, एगो पी क्या है, अब बोलो, अब तुरंत भागेगा सिलेबस, टाइम नहीं लगता, पी अभाज्य संख्या है मतलब उसका गुणनफल मतलब कितने होंगे 2 से अधिक, एगो ही एगो खुद एगो एक, पी एक अभाज्य संख्या है। अच्छा अभाज्य संख्या केवल उसमें एक लगेंगे भाग पूरा पूरी, और किससे उस संख्या, अच्छा यदि पी एक अभाज्य संख्या और यदि पी किसको करता है विभाजित, ए स्क्वायर को कोई क्या है संख्या है, इस सबको लिखना, तो हम लिखेंगे किसी को अब नहीं, अब हो गया, पी किसको करता है विभाजित ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर में पी से भाग लग जाता है, तो यदि ए स्क्वायर में किससे भाग लगता है पी से, थ्योरम ये कहता है ए स्क्वायर में किससे भाग लगता है लग जाता है, तो पी ए को भी विभाजित करेगा, एक को भी करेगा विभाजित, जहाँ एक धनात्मक पूर्ण, जहाँ ए एक क्या है धनात्मक पूर्णांक। एग्जाम्पल एक समझाते हैं, जैसे देखो थ्योरम का कहा तुमको स्टेटमेंट, इसको 1.3 को क्या करना है, 1.3 को 1.4 को कॉपी में नोट कर लिख लेना है, कॉपी में समझ में आ गया ना, 1.3 लिखना 1.4 लिखना, इसके बाद और भी स्टेटमेंट है, उसके बाद अगला चैप्टर में स्टेटमेंट है, 2 लिखना, क्या कहा सुनो, अब हटाओ उसको, नहीं समझ में आता है क्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या बोलो कोनो, अभाज्य संख्या 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, कोनो 3 क्या कौन संख्या है, अब मान लो 6 में भाग लगता है 3 से, हाँ 3 एक कौन संख्या है अभाज्य संख्या, इसको पी बुझो, क्या बुझो पी, कोई दिक्कत, या इसको तो 3 बुझो ना, 9 ए स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर, या यदि 3 विभाजित मतलब 3 एक अभाज्य संख्या, यदि एक ऐसी संख्या 3 क्या कर विभाजित करती है, 3 एक संख्या ऐसी है जिसको 3 एक संख्या क्या करती है विभाजित करती है, तब ये 3 इसके स्क्वायर को भी करेगा विभाजित। अब बुझा बात तो सही है, बुर्बक बना रहा हो तो है, जैसे 9 एक संख्या है, 9 में किससे भाग लगता है 3 से, तो 3 की करेगा 9 के स्क्वायर को भी भाग दे देगा, बात तो सही है, लगभग करेगा भाग, ये बात तू कहा है, तुमने बार का बात तू कह दिया। वो 8 एक संख्या है, यदि उसमें 4 से क्या होता है उसमें भाग लगता है, 8 में किससे भाग लगता है 4 में, तो ये 4 की करेगा 8 के स्क्वायर को भी भाग लगाएगा, बात तो सही है। या उल्टा चलो 8 के स्क्वायर में भाग लगता है 4 से, इसका मतलब 8 में किससे भाग लगेगा 4 से, ये तो बेवकूफ़ नहीं बना रहा है समझ रहे हो ना, और यही बेवकूफ़ बनाते हैं, सवाल सिखा देंगे समझ रहे हो ना। तो ए स्क्वायर में किससे भाग लगता है पी से, यानी कि पी की करता है ए स्क्वायर को विभाजित कर देता है, और पी एक कौन संख्या है अभाज्य संख्या है, इसका मतलब ए में भी भाग लग जाएगा पी से, बात तो सही कह रहा है, ठीक है ना। इसी से खेल करेंगे हम लोग सब चीज़, इतना थ्योरम क्लियर हो गया ना, अब समझ में आ गया स्टेटमेंट, कॉपी में पूरा लिख लेना इसको यहाँ से यहाँ तक, और इसका कैसे कैसे प्रूफ ये पूरा नहीं समझ में आएगा, इसी को हमने भी समझाया यहाँ पर, आगे फिर समझेंगे इसी स्टेटमेंट को, आगे इसी पर सवाल करेंगे। अच्छा पर में 1.4, अच्छा पर में ये है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक कौन संख्या है
अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय पॉइंट 3 था, तो हम लोग इस टाइप से और करेंगे। √2 एक कौन संख्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। और एग्जामिनर का कैसा क्वेश्चन है ये चैप्टर? फेवरेट चैप्टर एग्जामिनर का है ना। इससे 90% चांस रहता है कि हर एक बार क्वेश्चन आता है, जरूर नहीं है 90%, 10% नहीं आता है। इस चैप्टर से कितना परसेंट चांस है? 90% चांस है कि हर एक साल किसी न किसी चाहे फर्स्ट सीटिंग सेकेंड सीटिंग एक क्वेश्चन दे देगा कोई न कोई। प्रूफ वाला। हाँ, और लोग जाते हैं रट के पूरा, अब तो एग्जाम नहीं बना पाता है, यही बात है। जाइए आना करके खोजिए आइए है। समझ में आ गया ना। और हम लोग आसानी से सवाल कर सॉल्व कर लेंगे। अब तू बता √2 कौन संख्या है? √3 कौन संख्या है ना अपरिमेय संख्या। ये सब इसका फॉर्मेट मेरे पास तैयार है। फॉर्मेट देखो, 1.1 में सवाल नंबर 3, 4, 5 3 सवाल लास्ट वाला भाषा वाला, और उसके बाद एगो 6 पॉइंट अंक संस्कृति फलना चिन्ह पर एगो ई संख्या। 3-4 को सवाल ऐसे लैंग्वेज का कमाल है। लैंग्वेज लिखने जिसको अच्छा आ गया क्या क्या वर्ड करेंगे तो उसी का वाहवाही है। लैंग्वेज लिखना ही पड़ता है सवाल में, लैंग्वेज लिखना सब सीखना है चैप्टर में हमको, समझ में आ गया ना। और हम अच्छी लैंग्वेज लिखने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो एगो फॉर्मेट जैसे √5 का फॉर्मेट हम तैयार करते हैं, √5 का फॉर्मेट तैयार कर देंगे, 6 पॉइंट के 1 के सब बन गया ना। √5 के एगो बना देंगे तो बाकी सब सवाल उसी पे बन जाए, तू कल ना करना सबको, नहीं बना दोगे? √5 बन जाएगा, सब नहीं बन जाएगा कि छोड़ दे चैप्टर ये बना दें। देखो हमको पता है प्रश्न नंबर 1.3 में कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 हमको क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? प्रूफ। सिद्ध क्या करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब √5 अपरिमेय संख्या है तब सिद्ध करना है। इसका मतलब √5 अपरिमेय संख्या है तब सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? ये तो पता है √5 कौन संख्या है, सिद्ध करना है। तो पहले झूठा मान लेंगे कि नहीं √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय नहीं है तो अपरिमेय ही होगा। तू तो जानकारी लिए हो, पहले चैप्टर पढ़े हो ना एक बार, ये थ्योरम पढ़े हो 1.3? हाँ पढ़े हो ना, जाओ निकलो। हाँ, आप ही तो बताए थे, अब आप नहीं बोले थे जो हम जो तो- परिमेय का अति फॉलो नहीं वो बंद करेगा रखो, कुछ और जानता अभी तू है। सिद्ध कीजिए √5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। जब भी एग्जाम में कहेगा सिद्ध कीजिए कि फलना एक अपरिमेय संख्या, चिलना अपरिमेय संख्या है, फर्स्ट काम क्या करना? मान लेना कि हाँ ठीक है वो परिमेय नहीं है, हम लोग क्या मान चलते हैं? परिमेय। वो कहा डाल तो हम चलेंगे पात। वो कहेगा सिद्ध करो √5 एक परिमेय संख्या है, हम पहले मान लेंगे कि तू एक परिमेय संख्या, हुंठाव लगाओ जबरदस्ती, क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। अब बाद में कहेंगे नहीं गलती हो गया माफ करना, तू एक कौन संख्या है? ठीक है तू कह रहा था, अब बात समझ जाएगा ना क्या करना है। पहले जबरदस्ती वाला काम क्या करेगा? हाँ तू अपरिमेय है, तू क्या है? परिमेय है तो अपरिमेय ही, लेकिन क्या मानेंगे? अपरिमेय परिमेय है वो कौन संख्या, अब मानेंगे क्या? परिमेय जबरदस्ती है परिमेय तू है। बाद में कल जोड़ कहेंगे हमारा मानना क्या है? गलत। तू ठीक है कह रहा था कि तू एक कौन संख्या है? मतलब बेवकूफ बनाना, बात बनाना है चैप्टर में, बात मंगर है, समझ रहे हो ना? क्या करना है? बात बनाना है, बुद्धि फिंगाओ अपना जैसे करना है इस प्रकार से। तो पहले क्या करेंगे? मान लो एकदम पूरा एकदम मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या दावी से परिमेय संख्या होगा कि बेटा क्यू ग्रुप में होगा, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। पूरा ज्ञान अपना एकदम 2 कॉपी में, यही सब बात जो मैंने थ्योरी इतना दिन पढ़ाया है तुमको, और उस थ्योरी का इस्तेमाल होगा, इसी दिन के लिए पढ़ाए थे। दावी से मानेंगे, दावी है माना कि √5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। चलो अच्छा, परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या की विधि क्या जानता है? जो पी बाई क्यू अच्छा, के रूप में रहेगा, बस P बस और बस। Q पूर्णांक। √5 परिमेय संख्या है तो p/q ग्रुप में होगा। एकदम पूरा ज्ञान दो कारा से कहेंगे, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 और जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लोग नहीं कहते हैं, अरे पूर्णांक नहीं, ये कहीं है यहाँ पर एक चीज़ यहाँ कहना पड़ेगा, इसीलिए तो हम फॉर्मेट निकाल रखे हैं। यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छा लैंग्वेज है। यहाँ पर p तथा q सहअभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? ऐसा वर्ड यूज करेंगे ना कि सोचने मजबूर हो जाएगा एग्जामिनर। सहअभाज्य संख्या है, यानी कि को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है।
एकदम परफेक्ट लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे, लेवल रहना चाहिए क्वेश्चन बनाने का। पहले क्या कहता करने के लिए, क्वेश्चन में क्या क्या करने, √5 पे कौन संख्या सिद्ध कीजिए, जबरदस्ती क्या मान लेंगे, परिमेय बाद में कॉल कहेंगे। अपरिमेय है। अच्छा तू जबरदस्ती किए हो तो तू, हम कोशिश करेंगे साबित करने का तू सही में परिमेय है, कोशिश पूरा रहेगा मेरा, कोशिश क्या रहेगा अंत तक प्रयास करेंगे, लास्ट में नहीं होगा तो कॉल जोड़ लेंगे। गलत है तैयो तैयो जबरदस्ती, हाँ तू क्या है, परिमेय है, लास्ट तक प्रयास करेंगे, लास्ट अपरिमेय कहाँ करने के लिए, लास्ट तक हम क्या प्रयास करेंगे, परिमेय है। परिमेय है। और देखेंगे अंतिम में काम गड़बड़ा गया है, तो बार बार अपरिमेय हो रहा है, हम चाह रहे हैं कुछ हो रहा है कुछ, तो कहेंगे तू ठीक है कह रहा था, बात समझ में ना। तो पहले क्या माना है इसको तूने √5 को, परिमेय परिमेय तो परिमेय का इर्द गिर्द करो, हाँ। इर्द गिर्द क्या पढ़ा है, परिमेय है किस रूप में होगा, P/Q ग्रुप में होगा। और क्या पढ़ा है, Q इक्वल टू 0। और दूसरा बात देखो यो के हैं, परिमेय बेटा Q होगा, यो के हैं, यहाँ पर हमने माना है कि P और Q सआभाज्य संख्या है, मतलब P और Q में एक के अलावा कोई कौन गुणनखंड नहीं होगा, सआभाज्य संख्या। इसी कारण तुमको पढ़ाया गया था, फर्स्ट पेज लाओ, इसी कारण पहले तैयार कर देते पढ़ा करके। P और Q क्या माने हैं, सआभाज्य संख्या, एकदम लेवल से पढ़ो, समझ रहे हो ना। अच्छा सआभाज्य संख्या क्या होता है, देखो लिखे हैं, दो संख्या या दो से अधिक संख्या में केवल कौन उभयनिष्ठ हो, एक, जैसे कि 3 और 2 और 3 कौन संख्या है, सआभाज्य संख्या है। क्या इसमें गुणनखंड एक के अलावा कोई है, एक के अलावा कोई कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड है नहीं है, तो वही माने हैं PQ, मतलब ये कि P में भाग देगा ना Q से तो नहीं कटता है, बात बुझा। को प्राइम नंबर मतलब क्या होती है, P और Q को प्राइम नंबर है, जैसे 2 और 3 को प्राइम नंबर है, इसका जैसे 7 और 8 को प्राइम नंबर है, इसका मतलब 7 में 8 से भाग देते तो कटता उठता नहीं, दोनों कटेगा एक दूसरे, कभी कटेगा बता दो, कॉमन संख्या नहीं रहा है, उसका SF निकलेगा ही नहीं, एक के अलावा कुछ नहीं निकलेगा, ये मतलब होगा उसका। अच्छा इतना बात जब कह देंगे, इतना बात किसी दिक्कत, फॉर्मेट तैयार हम लोग कर रहे हैं और इसी फॉर्मेट हम लोग काम करना है। इसके बाद क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देना, स्क्वायर कर देना, रूट हटा, क्योंकि हम लोग परिमेय संख्या किस रूप में पढ़े हैं, रूट फुट नहीं हो, रूट फुट नहीं हो तो हम लोग चाहते हैं परिमेय साबित करेंगे, एकदम रूट हटा देंगे पूरा जबरदस्ती, स्क्वायर कर देंगे उसके लिए पूरा दाबी से। तुमको नहीं कहता 0 बना देगा हीरो, इसको बना हीरो, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्गों करने, देखो पूरा मेरा प्रयास रहेगा, दोनों तरफ लास्ट में कॉल जोड़ेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने का वर्गों कर देंगे, तो 5 बराबर P² बेटा क्या होगा, Q²। दोनों कहेंगे तू सीट अदला बदली थोड़ा सा करेगा, कहेगा कोई दिक्कत नहीं, अपना चल सकता है, हम लोग इतना मेहनत करें, सीटों अदला बदली क्या दिक्कत है, कर लेंगे, कहेगा कर लेंगे अदला बदली, अभी कुछ करना, तो Q² को उधर फुसला के दिए तो गया बाटे में। अब यहाँ देख रहे हैं आए, अभी एगो थ्योरम पढ़ा था, कहाँ गया थ्योरम भाग करके, अभी वो की कहा था, अभी वो थ्योरम कहा था, अभी ये थ्योरम कहा था कि मान लीजिए Q एक कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है, यदि P किसको करता विभाजित, A² को, अरे P किसको करता विभाजित, A² को, ये तो P² को 5 भाग दे रहा है, वही बात यहाँ है, एक जगह 5 बैठल है, एक जगह कौन बैठल है, इसका मतलब P² 5 से क्या लग रहा है, भाग लग रहा है ना, थ्योरम नंबर 1.3 के अनुसार से लग रहा है ना। अभी न पढ़ा है, हम तो नहीं कहने थ्योरम की कह रहा है, फिर एगो कैंसाटी थ्योरम का, रुको ना, हम आ रहे हैं 1.3 कह रहा, कहेंगे की कह रहा है, वो कहा कि हमने कहा था कि A² में यदि 20 भाग लगेगा, तो ये वाला गप यहाँ तो हो रहा है, लगाओ उसको, फिर कैंटेंशन लिखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे P² 5 से विभाज्य है, P² 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है, 5 से क्या है। अच्छा P² 5 से भाग लग रहा है, P² में 5 से A² में 20 भाग लगता है, तो A में P से भाग भी लगेगा, पढ़ा है। P² 5 से क्या लग रहा है, तो P में लगेगा 5 से भाग, बोलो किसी के जैसे 8 का 4 से भाग दे रहे हो तो 8 में 4 से भाग लगेगा, 8² 4 से क्या है, विभाज्य है, तो 8 भी 4 से क्या होंगे, P² 5 से क्या है, विभाज्य है, तो इसीलिए P 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य है, विभाज्य होगा बोलो। पर में कहाँ से 1 स्पष्ट करके नेक्स्ट पेज लाओ, यहाँ तक तो ठीक है, कुछ भी सोचना नहीं है, ऐसे स्टेप बढ़ते हैं लोग, स्टेप याद कर रहे हो तुम, मात्र 2 स्टेप ऐसे लिखेंगे सब में, सब सवाल में, √2 ऐसे, √5 ऐसे, रूट के अंदर जितना अभाज्य संख्या रहेगा सब ऐसे नहीं करेंगे, बात कर एक लाइन में सीधा सीधी, क्या बोला मैंने, रूट के अंदर जितना क्या रहेंगे, जितना भी अभाज्य संख्या,
और नॉन फैक्टर स्क्वायर वाला, जैसे कि अभाज्य संख्या तुमने चार्ट पढ़ा है, जैसे 2 3 अभी पढ़ा है ना, 5 7 11 13, ये सब का कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं बनेगा, खाली कहेगा 3 का तो 5 की जगह 3 दे दो, कहेगा 2 का 2 की जगह 3 दे दो, कहेगा 7 का 5 की जगह 7 दे दो, और कुछ नहीं करना है, यही करना है सब में जो बता रहे हैं सब। पी क्यू कुछ नहीं चेंजिंग होगा, खाली डिजिट चेंज कर दो, सवाल बन गया। इतने काम तुमको करना है। पेज नंबर 3, नेक्स्ट पेज लाओ, ये रखो पेज खोल करके। अब आगे क्या बोलेंगे? अभी तक तो बोले हैं कि देखो शुरू में क्या माना था तू? शुरू में माना था पी और क्यू सहभाज्य है, क्रो प्राइम है, किसी से भागने लगता है। और तू अभी की कर रहा है? 5 से भाग लग 5 से भाग लग रहा है। याद रखना, बेमानी काट रहा है तू, खेल में बेमानी काट रहे हो। अगर भाग रहे तो तू भूल गया उधर क्या माने थे, झूठ बोल रहा है। अब देखो इतना बात हो गया ना, हमने क्या कह दिया है? पी स्क्वायर किससे भाग लगेगा? 5 से। और तब शुरू में की कहे था पी क्यू में कोई भाग गुणनखंड नहीं है। देखो ध्यान से पकड़ना, शुरू में कहा था कि पी और क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ फैक्टर नहीं है। मतलब पी और क्यू में किससे भाग लगता है? किसी से नहीं लग, एक से लगेंगे और उसी से लगेंगे। मैंने पी और क्यू को प्राइम नंबर यही माने थे ना, समझ में ना? पी और क्यू क्या माने थे? को प्राइम नंबर माने थे। अच्छा पी और क्यू को प्राइम नंबर माने थे। और अभी तूने क्या कहा है? 5 से भाग लग रहा है, और तभी क्या कहा था? तभी कहा नहीं लगेगा किसी से। अभी कह रहा है लगेगा। कहीं क्यों तो नहीं लगेगा किसी से। चलो तो उसको देखते हैं, हो न हो कहीं क्यों से भी क्या हो। अच्छा चलो अब बताओ, तूने पढ़ा कि पी स्क्वायर में 5 से भाग लग जाता है। मान लो पी का मान दे देते हैं, कुछ मान लेते हैं, पी का जगह पर जैसे पी के कह देते हैं या पी एम कह देते हैं, तो उससे भाग लग जाएगा ना, 5 में उससे भाग लग जाएगा ना। यदि पी स्क्वायर में भाग लग रहा है किससे? 5 से, तो पी की जगह दे देते हैं पी दे देते हैं, मान लो पी दे देते हैं 5m, क्या दे देते हैं? अब देखो पी स्क्वायर में लग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 स्क्वायर में 4 से भाग लग रहा है, इसका मतलब 8 के अभाज्य गुणनखंड में कहीं न कहीं 4 आता है, तभी लगेगा ना भाग। 8 के 2 गुना 4 करेगा, ऐसे 2 गुना 2 आ रहा नहीं लगेगा। किसी संख्या में किसी से भाग लगता है मतलब उसका अभाज्य गुणनखंड होंगे तभी भाग लगता है, भाग लगेगा पूरा, वैसे भाग लगेगा नहीं लगेगा भाग। और तू अभी क्या कर रहा है? पी स्क्वायर में किसे भाग लगेगा? 5 से। इसका मतलब कि कहीं न कहीं पी का अभाज्य गुणनखंड 5 आता होगा, यानी कि 5 के मल्टीपल में संख्या होगा तभी भाग लग रहा है। बोलो बेवकूफ़ बना रहा है ना? 5 से क्या होगा? मल्टीपल में होगा संख्या। तो मान लेते हैं पी बराबर क्या मान लेते हैं? 5m। पी की जगह क्या मान लेंगे? 5। तो उसमें भी तो 5 से भाग लगेगा। कट गया देखो, नहीं कट गया? ये समझ में आया? किसी को लोग नहीं आया? मैंने क्या कहा? 8 स्क्वायर में किसे भाग लग रहा है? 4 से। मतलब 8 में 4 से भाग लगता है, मतलब कि 8 का भाग क्या आएगा? 4। तभी भाग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तभी तो भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब अभी तूने क्या कहा? पी स्क्वायर में किससे भाग लगेगा? 5। मतलब पी जो होगा 5 के मल्टीपल में होगा, मतलब पी की जगह कुछ मान लो तो उसमें 5 से भाग लग जाएगा। पी की जगह 5m मान लेते हैं, मान लो सपोज दैट, क्या मान लेते हैं? अब देखते हैं उसमें भाग लगता है कि नहीं लगता है, आजमा लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलो तो माना कि देखेगी तो पी स्क्वायर कट गया 5 से। अच्छा पी की कुछ संख्या देते 5 मल्टीपल वो कर देता है, सोचे मन में सोचता होगा नहीं से, एक बार देख लेते हैं करता है कि नहीं। माना कि पी बराबर क्या ले देते हैं? 5m। अब देखते हैं करता है कि नहीं करता है। पी स्क्वायर में पूरी 5 से भाग लग चुका है, समझ में आ गया ना? चलो माना कि पी बराबर 5m, अब समझ में आ गया ना? इसके बाद देखो समीकरण नंबर चलेंगे 1 से। कहाँ से चलेंगे? 1 से। समीकरण नंबर 1 कहाँ है? समीकरण नंबर 1 यहाँ है, ये समीकरण नंबर 1 है। ये समीकरण नंबर क्या होंगे? एक कॉपी में सब लिख लेना, एक 3 खोल हटा दिया है, रहने तो बाद में अपना कम समझ जाएगा नहीं। तो 1 में क्या रखेंगे? पी का मान क्या रखेंगे? 5m। 1 में रखो पी का मान 5m, तो बोलो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5m का स्क्वायर बटे 5। किसी को दिक्कत? अच्छा अब यहाँ से बोलो क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा? 25m स्क्वायर बटे 5, 25। क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा? 5m स्क्वायर होगा। अच्छा ये बोलो या 5m स्क्वायर बराबर क्या होगा? क्यू स्क्वायर। अच्छा ये बोलो हमको m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अब बटे क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, हैं?
थोड़ा हम कभी पढ़े थे ऐसा कुछ, अभी यहाँ पे था एगो 1.3 में। ए स्क्वायर 5 20 भाग लगेगा, इसका मतलब ये तो इसमें 5 भाग लग रहा है क्यू स्क्वायर में। नहीं पढ़े थे थोड़ा हम अभी? उस अनुसार से क्यू स्क्वायर में किससे भाग लग रहा है? 5 से। इसका मतलब क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और जब क्यू स्क्वायर होगा तो क्यू भी 5 से विभाज्य है। बोलो, यहाँ तक रटना पड़ा किसी को? क्या हुआ? ठीक है ना। इसका यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से क्या है? विभाज्य है। क्यू स्क्वायर जब 5 विभाज्य, थ्योरम में 1.3 कहता है तो क्यू स्क्वायर यदि विभाज्य है तो क्यू विभाज्य होगा 5 से, इसीलिए क्यू भी 5 से क्या होंगे? विभाज्य होगा। क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अरे तू तो तभी कहा था शुरू में पी और क्यू कोपराइम संख्या है, बुरा को लागू पता कोपराइम में पे लाओ तो तभी क्या कहा था, बात बदल रहा है बार बार, यही पेज है। तभी क्या कहा था, कोपराइम नंबर किसे कहा जाता है? सहभाग संख्या, कि ऐसी संख्या जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या हो? दोसर कोने में हो। यानी कि पी समझना, फिर यही मेन पॉइंट है, पी और क्यू में अभाज्य गुणनखंड केवल क्या होंगे? एक होंगे। मतलब कि दोनों संख्या केवल कटेंगे, केवल किससे कटेंगे? एक से और कोनों से नहीं कटेगा, और कोनों से नहीं कटेगा। तू अभी क्या कहा? चुपचाप कहा है कि पी 5 से भाग लग जाएगा, कहा है ना? पी किस विभाज्य होगा? 5 अभी चुपचाप क्या कह रहा है? क्यू किस विभाज्य होगा? 5 से। अब पी में भाग लग रहा है 5 से, अब क्यू में लग रहा है भाग 5 से, ये तो गलत बात माना है तू। पी में किससे भाग लग रहा है, और क्यू में किससे भाग लग रहा है? शुरू में की कहा था, उसमें किसी से नहीं लगेगा भाग। अभी फिर क्या कह रहा है? लग रहा है। प्रयास के पूरा परिवेश संख्या के साथ करेंगे, लेकिन प्रयास मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर? असफल हो रहा है, देख रहे हो ना। शुरू में कहा था ना, जबरदस्ती पी और क्यू अभाज्य संख्या होंगे, सब कोपराइम नंबर होगा, पी और क्यू में कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। अभी कह रहा है कि हाँ पी में 5 होगा, क्यू में 5 होगा, भाग लग रहा है तो गुणनखंड होगा, तब ना भाग लग रहा है, भाग लगता। ये क्लियर हुआ है बात सबको? पी में किससे भाग लग रहा है? 5 क्यू में किससे भाग लग रहा है? मतलब दोनों में गुणनखंड 5 होगा तब भाग लग रहा है, नहीं तो भाग लगता नहीं लगता। इसका मतलब यहाँ जब तू माना था, यहाँ पर क्या माना था? गलत माना था ना, पी और क्यू स्वभाव संख्या, थोड़े स्वभाव संख्या होगा यहाँ पर। अतः हमारी मान्यता क्या हुई? जबरदस्ती वाला काम नहीं चलेगा, जबरदस्ती वाला काम नहीं चलेगा, लास्ट में ही करेंगे, हाँ जोड़ कॉल जोड़ लेंगे, लेकिन नहीं, गलत हो गया। लेकिन यह क्या करेंगे? लेकिन यह विरोधाभास उत्पन्न हो गया, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। मतलब क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग। वो कुछ कहा था, हम धुन में कुछ और करके चल दिए थे। वो कहा था खेल के रूप और परिमेय संख्या, हमने कहा नहीं तो परिमेय होगा। ये तो है आँख खुला, ये क्या कर दिए? या क्या उत्पन्न हो गया? विरोधाभास उत्पन्न हो गया। इसीलिए हमारा मानना क्या है? गलत है। हमारा क्या मानना गलत है? वही शुरू में जो माना था वही बोला। √5 एक तुम्हारा था परिमेय संख्या, तुम्हारा मानना गलत है। गलती हुआ ना, तू कहने नहीं लगेगा, भाग तो करा भाग लगेगा। अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या है? गलत है। समझ में आ गया ना। अतः सिद्ध हुआ, बस बेवकूफ़ बना दिया लास्ट में चरण करके लिखने नंबर देता है एग्जामिनर। अतः सिद्ध हुआ कि √5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यही लैंग्वेज फॉर्मेट तुमको बना करके एग्जाम में लिखना है। अब इसके जगह पर कुछ भी सवाल कहेगा, यदि इसके जगह पर मान लो 2 कहता है, इसके जगह क्या कहता है? √2 एक सिद्ध कीजिए, √2 एक कौन संख्या होंगे? कुछ नहीं तुमको करना है, सिर्फ इतना ही करना है, 5 को उठा करके उस जगह 2 को बैठा दो। अब बाद में कि सब काम यही, कुछ नहीं करना है। कहेगा सिद्ध करने के √3 का परिमेय संख्या, कुछ नहीं करना है, 5 की जगह क्या दे देंगे? 3। सब बात यह है, सब चीज़ को एगो बिंदा चेंज नहीं करना, इसीलिए भी वही यूज करना जैसे हम टिका दिए हैं। और समझ में आ गया ना, 6 के करे थे। कहेगा सिद्ध कीजिएगा √7 का परिमेय संख्या, वही करना है गप। अब कहेगा 1/√2 तब उनटाइन दो। तू 1/√2 क्या कहेगा? परिमेय संख्या है ना, तो माना 1/√2 कौन संख्या है? परिमेय संख्या। P/Q होगा ना, उल्टा देगा तो √2 बराबर Q/ क्या हो जाएगा? P। देखो फिर वही बात नहीं हो गया। फिर यहाँ से गाड़ी नहीं धर लिया, फिर यहाँ से गाड़ी पकड़ लो ऐसे करके गाड़ी, बस। कुछ भी है सवाल में? चैप्टर भारी था, खत्म हो गया इसीलिए। जी। और वैसे भी परिभाषा कहता है पी और क्यू पूर्णांक होगा। यहाँ पी और क्यू हम लोग लेके चल रहे हैं प्राइम नंबर, सहभाग संख्या लेके चल रहे हैं, वो अलग बात, यहाँ अलग बात है। बात समझ में आ गया ना? किसी को याद भी करना पड़ेगा पूरा, जा करके सवाल बना के लाना सब।
एक टाइप का बना देते हैं। अब एक टाइप का मात्र तुमको बचा, किस टाइप का बचा हुआ है? दो नंबर और लंबा होते हैं। 2 नंबर काफ़ी आसान सवाल है, 2 नंबर इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें तुमसे देखो बता देते हैं। अभी तो अथी भकाया है खाली। देखो अभी के फॉर्मेट में कौन सॉल्व होगा? अभी के फॉर्मेट में सॉल्व होगा √2, √3, √7, उसके बाद हाँ रूट होइए 5 होइए 7, और उसके बाद एगो √5। ये सब का फॉर्मेट के है। अब बट्टों वाला का फॉर्मेट है, इस सब के बट्टों में रहेगा तो पर भी कैसे उल्टा देंगे, ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। बस यही वाला को पढ़ देना फट के आराम से, ये होगा वो होगा, ये लगेगा, समझ में आ गया ना। अब एगो तरीका सिखाते हैं, जोड़ ग्रुप में होगा तब क्या करेंगे, और वो बहुत इजी है, बहुत आसान जोड़ ग्रुप वाला, इतना लिखो नहीं करना पड़ता है उसमें। सिद्ध कीजिए कि क्या करना है, सिद्ध हमको जी सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक कौन संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ पहले क्या करोगे? हुंठा वाला काम पहले क्या मान लेगा? परिमेय संख्या। माना कि 3 + 2√5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q होंगे, Q। वही वाला बात लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे? जहाँ Q = क्या है? 0 है। समझ में आ गया ना? उसने पूर्णांक माना है, ठीक है, कोनो बात नहीं है, हम अपना अलग तरीका के रखते हैं सब में। जहाँ Q क्या है? जहाँ Q = 0, इसने PQ में क्या माना था पहले? ठीक है, यहाँ पर पूर्णांक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। समझ में आ गया ना? उभयनिष्ठ भी लगा तो पर भी हो जाएगा। तो हम लोग P और Q परिमेय संख्या माने हैं ना, हम लोग यहाँ पूर्णांक ले चलेंगे, काम आसान हो जाएगा। जहाँ P एंड Q क्या है? पूर्णांक होंगे, आसान हो जाता है इससे, उससे भी आसान हो जाता है। अरे वो भी तो पूर्णांक होते हैं ना। कोऑपरेटिव नंबर क्या होती है? पूर्णांक होती है, लेकिन पूर्णांक में एक अप स्ट्रिंग का पूर्णांक है जो काटता उठता नहीं किसी से है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या है, पहले लगेगा प्रोग्राम तो हो सकता है पहले कर जाएगा, तो बात कैसे साबित करेंगे? ये तरीका है, एक फॉर्मेट ऐसे करना पड़ेगा तुमको साबित। समझ में आ गया? ध्यान रखना उस चीज़ को। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से क्या करो, इधर को जब भी स्टाफ रहेंगे दो संख्या, दो परिमेय संख्या, एक परिमेय जो घटक रूप में, सबको इसी प्रकार से बनाना, सबको इसी प्रकार से बनाना। क्या करेंगे इस बात हम लोग बताओ? 2 रूट क्या है? 5 है, उधर भेजो उसको, तो P/Q माइनस क्या हो जाएगा? एक के बार नहीं भेजना, लाइन बाय लाइन 2 लाइन ताकि बढ़े, ये बात कह देते हैं। एक बार भेज देगा तो दिक्कत, इसमें वही बनाने वाला गप्पे सवाल में, इस चैप्टर में क्या है लिखने वाला ही है। एक बार किसके भेजेंगे? 3 को, फिर किसको भेजेंगे? 2 को भेजेंगे, धीरे धीरे भेजेंगे। समझ में आ गया ना? अब के एक बार 2 को क्या कहेंगे? तू जाओ ना एक बार बट्टा में, कहेगा ठीक है आते हैं। √5 बराबर क्या हो गया? पूरे एक बट्टा में 1/2 P/Q माइनस क्या होंगे? 3 होंगे, माइनस क्या होंगे? 3। अब एलसीएम निकाल लो इसका। √5 बराबर इसका एलसीएम निकालेगा तो P माइनस क्या होगा? 3Q, अब बट्टे में 2Q, बट्टे में क्या होगा? 2Q। अब हमको ये बताओ कि P भी क्या है? एक P भी क्या है? अरे बोल नहीं रहा है तू। P क्या है? पूर्णांक है। Q भी क्या है? माना है ना पूर्णांक है। तो पूर्णांक में से घटाएगा पूर्णांक है तो पूर्णांक क्या मिलेगा? Q मिलेगा, पूर्णांक। ये 2Q भी क्या है? पूर्णांक। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक, ये तो परिमेय संख्या हम पढ़े थे, P और Q पूर्णांक होता है। P/Q रूप में हो अब पूर्णांक हो तो कौन संख्या होता है? मतलब कि ई वाला कौन संख्या है? ई वाला कौन संख्या है? परिमेय संख्या। और तूने अभी सिद्ध किया है ये कौन संख्या है? वह परिमेय संख्या। अब तू ये बताओ, क्या कभी परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो सकता है? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है कि परिमेय संख्या क्या हो? बराबर हो। अतः ये कौन संख्या होगा? अपरिमेय।
अपरिमेय संख्या ऐसे करेंगे सीधी इसको हम लोग। बात समझ में आ गया ना, वही लैंग्वेज करना है। एक परिमेय संख्या लिखना है, समीकरण 2 है ना माना, इसका दायां पक्ष कौन संख्या है? दायां पक्ष RHS परिमेय संख्या है, किंतु इसका बायां पक्ष कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या। अतः इस तरह हम एक विरोधाभास पाते हैं। अतः हमारी मानना गलत है। अब फलना चिल्ला प्रूफ हो गया, बस ये को बना दिया। चलो यहाँ लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। लिखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या, डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। इस तरह एक क्या पैदा होता है? विरोधाभास पैदा होता है, मतलब हाइपोथेटिकल होते ऐसे नहीं होंगे। इस तरह एक विरोधाभास पाते हैं। इस तरह हम एक क्या पाते हैं? विरोधाभास। अभी तक ना तो त्रिकोणमिति कैलकुलस हो तो हम भुजा बना खिंचवा गए रहते हैं, कैलकुलस ला पकड़ करके। इस तरह हमें क्या पाते हैं? विरोधाभास पाते हैं। अतः हमारी मान्यता क्या है? गलत हुई। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। इसीलिए 3 + 2√5 एक कौन संख्या है? लिखने के लिए सीखा नहीं, समझ में आया? इसी प्रकार से बना लेना, सवाल सब बन जाएंगे। इसी प्रकार चैप्टर क्या हुए? खत्म हुए। 7√5 है ना, उसी प्रकार से भेज देना। बेटा क्यों मानना 7 भेज देना बट्टा में, वो होगा परिमेय, इधर वाला होगा कहना विरोधाभास। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो NCERT का जो सवाल दिया है ना, देखो अभी बताया ना सवाल ये तुमको, √3 तो सॉल्व हो जाएगा, √2 भी सॉल्व हो जाएगा, √5 की तरह खाली 5 जगह 2 3 दे देना, ये भी सवाल बन ही जाएगा। देखो ये सवाल बनाए ना उसी तरीका से, देखो समझा देते हैं। दर्शाइए कितना है, कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो पहले क्या मान लेना, यह कौन संख्या है? परिमेय संख्या। अर्थात उसके बाद देखो, अर्थात हम सहभाज्य ऐसी संख्या A और B ज्ञात कर सकते हैं कि इतना बड़ा इसको क्या मान लिया? कोपराइव नंबर। NCERT क्या माना है? दोनों को कोपराइव नंबर ही माना। अच्छा लगता है कोपराइव नंबर मानने के बाद, तू उसको मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात। कोपराइव नंबर मानो या पूर्णांक मानो, इधर वाला में दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। लेकिन बेटर कौन होगा? बेटर कोपराइव नंबर होते हैं। बेटर कौन होते हैं? कोपराइव नंबर जिसमें कोई गुणनखंड नहीं होता, वो अच्छा होता है। लिखना वही सवाल में, एगो चूंकि में एगो में लिख दिया हमने, दूसर में इहो लिख दिया ताकि 2 किताब पढ़ेगा तुमको दिक्कत वाला बात नहीं हो, इसलिए समझ में आ गया ना। वही है, माना कि 5 में √3, देखो हाँ इसको लिखा है ना, अपने रोज हम बोलते हैं, माना कि जैसे भागे से पढ़ता है, माना कि 5 में √3 एक परिमेय संख्या है, बराबर A/B होगा, जहाँ A और B दोनों सहअभाज्य संख्या है और B 0 नहीं है, मतलब A और B में कोई अभिन्न गुणनखंड 1 के अलावा नहीं होंगे। ऐसे बात बनाओ, जो लिखो ऐसे करेंगे, इन्हें हमने कमी होना चाहिए, ऐसे बात बनाया जाता है, समझ में आ गया ना। फिर 5 को कहेंगे 5 - A/B बराबर क्या हो जाएगा? √3, मतलब 5 A/B को इधर लाया, √3 को उधर भेज दिया, तब 5 - A/B बराबर क्या हो गया? √3। इस समीकरण में इसको इधर भेजा, इसको फिर इधर भेजा, इधर अच्छा लगता है ना। अब बताओ, चूंकि A और B क्या है? पूर्णांक है। अरे सहअभाज्य संख्या होगा तो पूर्णांक होगा, A और B पूर्णांक है ना, कोपराइव नंबर पूर्णांक न होते हैं, तो पूर्णांक है। अब पूर्णांक होगा, इसीलिए ई फलनामा कौन संख्या होगा? एगो परिमेय संख्या होगा। लेकिन ई फलनामा क्या है? अर्थात अच्छा तू कह रहे हो ये एक परिमेय संख्या, मतलब ये भी एक परिमेय संख्या होगा। सुनो बात समझना, 5 - A/B कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। ये परिमेय मतलब ये भी परिमेय, लेकिन ये परिमेय है, विरोधाभास उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? क्योंकि परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय और अपरिमेय। तू कह रहा ई परिमेय है, इसका अर्थात √3 एक परिमेय संख्या हुआ। इसके अनुसार से, इसके अनुसार √3 कौन संख्या हो गया? परिमेय संख्या। लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या है, तो परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, मतलब गलत बात तू कह रहा है। इसीलिए √3 प्राप्त होता है, √3 एक अपरिमेय संख्या, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब √3 एक परिमेय संख्या गलत है, √3 कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है।
अतः हमारी कल्पना क्या हुई, गलत गलत प्राप्त हुई। इसीलिए 5 में √3 एक कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है। हाँ ठीक ठीक है लिखा है कि वो जो शुरू माना था ना कि ये परिमेय संख्या है, वो गलत हुआ। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये कौन संख्या है। अब तुमको लगता है ना किसी भी दिक्कत होगा इसमें सवाल में, सब तो सॉल्व कर दिए। इसमें लगभग लिखने के सबको परिमेय तरिमेय का पूरा मारा जा से मुक्त कर देते को, कौन आभास तभास क्या इधर उधर होता है, ये सब फलाना ठिकाना आज खत्म करके छोड़ेंगे आधा घंटा में। अब दर्शाइए कि 3√3 कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जबरदस्ती क्या करेगा, मान लेगा कि √3 इतना ये कौन संख्या है, परिमेय संख्या परिमेय संख्या। तो a/b फॉर्म या p/q फॉर्म होगा, जहाँ a और b कौन संख्या, सआभास संख्या, और b 0 नहीं है। तो बोलो अब की करेगा तू यहाँ से √2 करने दो, 3 के भाई कहेगा तू जान बटा में, a/, क्या हो जाएगा 3b। अच्छा बोलो a, चूंकि 3 और a और b एक पूर्णांक है, 3 a और b ये क्या होगा, एक पूर्णांक है ना, तो इसीलिए पूर्णांक बटा पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ये परिमेय, इसका मतलब ये हो क्या होगा, ये तो गलत बात है, परिमेय कैसे होगा, गलत बात है ये। अतः परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक कौन संख्या होंगे, अपरिमेय होंगे ना। इस अनुसार से तू कह रहा है कि √3 एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय बराबर परिमेय होता है। इसका मतलब मेरा मानना क्या है, गलत है। इसीलिए 3√3 एक कौन संख्या है, 3√2 परिमेय संख्या। मतलब टाइम लगता है √2 √3 उसी समय, और बाकी में नहीं लगता है। इससे परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं होगा, मेरा मानना गलत है। इसीलिए फलना परिमेय संख्या, बस बेवकूफ बना के निकल जाओ सीधा। कोई दिक्कत, बोलो ये भी क्या हुआ, खत्म हुआ, कोई दिक्कत। अब देखो उधर थ्योरम 2 के हैं, 3-4 थ्योरम हो चुका है, फिर इसको तुमको लिखना है, थ्योरम को हमने लिखेंगे। इसको सुनो, पढ़ा चुके हैं पहले से ही, इसको भी लिख लेना। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है, x एक कौन, अच्छा ऋणात्मक मतलब नॉन नेगेटिव पूर्णांक है, पढ़ चुका है तू। x एक ऐसी परिमेय संख्या है, x कौन संख्या है, एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। x एगो ऐसा परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तब x को p/q रूप में कर सकते हो, हाँ शांत वाला कर सकते हैं व्यक्त, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, वो कौन संख्या होता है। और उसको किस में व्यक्त करते हैं, p/q ग्रुप में। पूरा तेल कट हो रहा है ना, कि क्या पहले समझ आता है हम करते हैं, तेरे लगता है की कह रहा है, उनको पेज बनाए हमने पहले। जहाँ p और q स्वभाज्य है, बात सही है, ध्यान देना, ये बहुत कम वाली बात कहा है, पूर्णांक नहीं कहा है। p और q क्या कहा है, स्वभाज्य है। परिमेय संख्या बोलो, जैसे कि 4/8 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन इसको काटो, पहले काट के 1/2 लाओ, 4 दूना, अब होगा परिमेय संख्या ही। 4/8 परिमेय संख्या है, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। मतलब कि परिमेय संख्या जब होते हैं, पूर्णांक तो होंगे, ऊपरो पूर्णांक नीचे पूर्णांक, लेकिन दोनों बापुत में उभय गुणनखंड केवल क्या हो, यानी कि दोनों कोऑपरेटिव नंबर होगा। सीधा सीधी बोले तो स्पष्ट वाला सब क्लियर, अनेक तरह सब क्लियर कर देंगे पूरा मैथमेटिक्स को, समझ में आ गया ना। p और q क्या होंगे, कोऑपरेटिव नंबर होंगे। इसीलिए लिखा है x एक परिमेय संख्या है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और दशमलव प्रसार शांत होगा तो उसको p/q व्यक्त कर सकता है। जब p/q व्यक्त कर सकता है, p और q सआभास संख्या होगा। ध्यान देना मेरी बात, बात इंपॉर्टेंट है। p और q क्या होगा, सआभास संख्या होगा, तथा q का अभाज्य गुणनखंड और दशमलव प्रसार शांत है, तो पक्का q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होगा। और जहाँ n और m कैसा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर है। कुछ समझ में आ गया, आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। जैसे कि देखो क्वेश्चन में का चेक करने के लिए बताओ, 3/8 का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, चेक करने कहा, चेक करो 3/8 दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। 3 को लगाएंगे फैक्टर, 3 हुआ, 2 को करेंगे 2, क्या दोनों में कुछ संख्या कटने वाला है, दोनों कुछ कॉमन है, तब आगे करो। 8 का फैक्टर 2 पावर क्या होता है, 3। तो बोलो दशमलव लास्ट में अंतिम में क्या आया है, 2 आया है ना, क्या आया है, 2 आया है, 2 आया है ना। तुच्छे 2 या तुच्छे 5 या दोनों, सिर्फ यही ठो हो, सिर्फ 2 या सिर्फ 5, आपके 2 और 5 दोनों, और कोई नहीं। दशमलव प्रसार कैसा होता है उसका, शांत होता है। इसके अलावा कोई आ जाएगा तो अशांत होता है। बोले इसमें क्या है, दशमलव प्रसार कैसे होंगे, शांत। अब कहेंगे लगाओ तो भाग कैसे होगा इसमें, सुनना अब क्या बोले हैं तुमको, इसमें क्या लगाओ, भाग लगाओ।
भाग कैसे लगाओगे? भाग लगाने का तरीका है, सिखाएंगे भाग लगाने का तरीका बाद में। 113/125 ये सवाल तो बना था इधर का, सब बन गया, बना सब बन गया हाँ है। 8 में क्या आसान होगा। वही करना पड़ेगा, काटना, इसलिए तो बता रहे हैं सवाल ये, इसीलिए तो इतना पढ़ा 6/15 काटना पड़ेगा, पर डायरेक्ट नहीं होगा, समझ में आ गया ना। हाँ इसलिए तो यहाँ हम क्या बोले, घेरा मारे हैं इसी को, सहवाग संख्या होगा, इसीलिए लोग छोड़ देते हैं। तुमको लगेगा 3 गुना 5 है तो अशांत हो जाएगा, उसका तो पड़ेगा शांत होगा। और समझ में शांत कैसे होगा? पहले क्या करना पड़ेगा, उभयनिष्ठ कोण नहीं हो, यदि परिमेय संख्या उभयनिष्ठ कोण नहीं हो, इसीलिए तो करा रहे हैं सवाल, ये नहीं तो थोड़े हम करवाते, इसी कारण से करवा रहे हैं। वही 7 नंबर सवाल 8 नंबर सवाल के लिए, 6/15 के लिए दिमाग उसी को हम लिख चल रहे हैं। तो 60/80 है तो 80 दोनों में क्या फैक्टर कोनो आ रहा है? नहीं, तब करो, इसमें दोनों फैक्टर आ रहा है, कोनो नहीं आ रहा है। अब बना देते, फिर थ्योरम समझ में आ गया ना। अच्छा फिर ये थ्योरम सवाल बनाएंगे, टेंशन नहीं लो। फिर देखो, मान लीजिए कि ये तो कल समझाइबो के थे जी, मान लीजिए x/p/q कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब q बराबर 2 पावर m 5 पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। तब ऐसे होंगे तो x का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। थ्योरम में भी कल भी हो चुका है, नहीं हुआ है कल? इसे पढ़ा था 10वीं में इससे पहले, ना नहीं ये सब ध्यान नहीं दिया होगा। कुछ सीधा देखा होगा सवाल, क्या होगा मास्टर 2 पहुंच जाएगा तो शांत होगा, नहीं तो क्या होगा? आसान कहेगा सर जी खूब सर बनता, आप क्या कौन रास्ते दे दिए आप जड़ी बूटी नहीं सुनता होगा, कौन जही कर सवाल दे खिंचा रहा है ये। फिर एगो थ्योरम 5.1.7 ये भी पढ़ा चुके हैं तुमको, क्या कहता है सुनो थ्योरम। मान लीजिए x/p क्या है? q एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का आवाज ग्रंथखंड किस रूप, इस रूप का नहीं है। अब उधर था, इधर क्या कहता है? नहीं है। जहाँ n और m कौन पूर्णांक है? ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। तब x का दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत आवृत्ति। नहीं होगा तब क्या होगा? अशांत आवृत्ति। अब इस सवाल जितना मैंने कहा ये सारा क्लियर तुमको कंसेप्ट हो चुका है। और जितना थ्योरम उधर 1.1 से 1.7 तक थ्योरम है, 2-3 कभी उधर लिखबो किए थे, अब बाकी 3-4 नहीं लिखे हैं, सब कभी में लिख लेना परिमेय नंबर दे करके साथ में। 2-3 को आधारभूत लिखेबे किए थे, 4 गो 3 गो लिखेबे किए थे ना, बाकी 4-5 नहीं लिखा लेते, तो कभी में सबका करना। वैसे सब समझा चुके हैं हमने, ये सब चीज़ तुमको प्रूव करके समझा चुके हैं। वो जो घेरा बार का बनाए थे सब वही था, इसका डेरिवेशन था वो जो कल किए थे टेबल रूप में, उसका डेरी क्या थे? वो डेरिवेशन थे। और एक वहाँ लिखे थे, यहाँ पर में है, अच्छे से नोट में लिख लेना। चलो यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत सब किसी को नहीं हुआ होगा। दिक्कत किस में हुआ? 6/15 में। नेक्स्ट पेज लाओ, 6/15 को सॉल्व करते हैं। और कल से क्या पढ़ेंगे हम लोग? सर्कल। 4 नंबर जल्दी लगाओ पेज। बहुत दिनों के बाद खुशी मिला, चैप्टर खत्म हुआ। क्या दिन हो गया चैप्टर पढ़ाते 4 दिन 4 दिन हो गया। बुझो 4 दिन नहीं लगाते हैं तो 1 दिन में दखड़ देते हैं चैप्टर को हम। ये 4 दिन लग गया। राहुल टेंशन होगा कि वहाँ तो पूरे दिन हम खत्म कर दिए थे, यहाँ 4 दिन से की कर रहा है पता नहीं, अलाय बलाय पढ़ा रहे हैं। वहाँ तो 15 दिन में नहीं होता है, 2 दिन बाद है 4 चैप्टर तक 15 प्राइवेट बुक बताता है, 1 दिन में 2-4 विषय, बस 4-4 गो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। एगो यहाँ तैयार करते हैं मशीन, उसी सबको देख कर पीस देते हैं। देखे है ना, सब पावर एन पिसा है ना वैसे, और परिमेय पिसा गया ना सब। क्या बिना थ्योरी तुम नहीं पीस पाता, तब हमको 10 को सवाल करना पड़ता। टाइम उतने लगता है, या थ्योरी करो या सवाल करो। लेकिन थ्योरी में ज़्यादा फायदा है, सवाल में सब फायदा है। इतना थ्योरी कौन देता है इधर टीचर्स? तू जाओ ना सहरसा मिला लो, क्यों देता, वहाँ भी चले देते हैं, जाओ घूम के आओ। गाँव घर में इधर तू सहरसा नहीं गए, हम तो सब छान के बैठे हैं, मैं जाके देखो नहीं ना। देता है वहाँ पर, बुढ़वा है ना छाप देता है। अरे सब जगह फार्मूला लेके सवाल छपैया होता है, बात समझ रहा ना। फार्मूला लेके छपैया होता है, क्या मतलब झूठा बड़का बड़का सब एक लाइन संख्या से का छापेगा। एक लाइन एलन वाले। हाँ। विद्यार्थी को कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, बना के जाओ। नहीं, सब मास्टर साहब बना एक एक सवाल बनाते हैं, एक एक बनाया सवाल नहीं बनाया वो बनेबे ठो करेगा। बनेबे ठो करेगा, समझ रहा ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है ना, 8। तो अच्छा बताओ, 6/15 तो परिमेय संख्या है, लेकिन कैसा होना चाहिए? सहअभाज्य। दोनों क्या होना चाहिए? क्या दोनों सहअभाज्य है? कैसे कैसे सहअभाज्य नहीं है? दोनों ग्रंथखंड देखो, दोनों कट रहा है, किसी 3 एक ऐसी संख्या दोनों से कट रहा है। 3 एक ऐसी संख्या है जो इसमें 6 से भाग लग रहा है और 15 में भी भाग लगा। इसका मतलब परिमेय संख्या तो है, लेकिन 6 और 15 को प्राइम नंबर नहीं है। 6 और 15 को प्राइम नंबर नहीं है। तो ये तब काम करेगा कंसेप्ट। पहले क्या बनाना पड़ेगा उसको? को प्राइम नंबर। अभी मारे थे घेरा यहाँ पर, क्या बनाना पड़ेगा तुमको?
क्या बनाना पड़ेगा? अभाज्य संख्या। बनाना पड़ेगा ना। देखा सब किताब में लिखल है, लोग छोड़ देते हैं क्या सीधे करो। नहीं पूरा मतलब काट के दो ना आंसर पूरी जाएगा, नहीं काटेंगे उधर पूरा इधर का पूरा तुम्हारा रूल, क्योंकि इस थ्योरी का आता है यहाँ क्या होना चाहिए प्योर क्यों सवाभाज्य नहीं है, तो इसलिए रूल नहीं लागू होगा। पहले सवाभाज्य लगो तब रूल लागू होगा, ये बात है। तो काटो इसको, यानी कि 6 करते हैं 2 गुना 3 और 15 करते हो तो 5 गुना 3। देखो आ गया ना, 3 3 क्या होंगे? अब बोलो, अब इसका काम करो। अब ये दोनों परिमेय संख्या है। अब देखो अभी ये कौन संख्या है? p बटा q के रूप में है, और ये कैसा p और q क्या है? सभाज्य है। और q क्या 2 पावर n गुना 5 पावर n के फॉर्म में है? 2 6 5 2 6 2 है, हाँ है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। सॉल्व हो गया ना सवाल? कुछ था, एक लाइन का सवाल था, नहीं तो लगेगा 3 गुना 5 अशांत है, लेकिन होगा तो शांत सवाल इसका। और इसका कुछ दिक्कत जैसे और सब में दिक्कत नहीं होगा। जैसे 35 50 में वही भांज है, 35 से 50 में ये भी नहीं बना होगा। इसमें भी तो आ रहा है 9 नंबर सवाल में 35 गुना क्या आ रहा है? ये कैसे बन गया? अच्छा 5 आ रहा था तब 7 गुना 5 सुधर गया वो, नहीं तो ये भी गलत हो जाता। 7 गुना 5 5 अच्छा 25 दूना 50 होता है ना, तो 5 गुना 2 गुना 2। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इसको काटना पड़ेगा 60 बटे 2 गुना 2। अब हुआ, अब ये यानी कि इसको क्या लिखेंगे? 7 बटे 2 के पावर 5 दूनी 10 दूनी 20 और 50 को कितना होता है? 50 10 5 50 होता है ना जी, है लिखा जल्दी 10 5 कितना होता है? 50। एगो 2 और देंगे ना, यहाँ पर 2 को काट के 5 बनाइए। 10 5 50 होता एगो है। 2 काट दीजिए या तो एगो 5 दे दीजिए। अब हो गया ना, यहाँ क्या लगा देंगे? 5 हटाओ यहाँ, ये सब ध्यान देना। कैसा होगा दशमलव प्रसार इसका? शांत होगा। फिर 2 नंबर 3 नंबर तो नहीं समझ में आया होगा। 2 और 3 हाँ ये 3 नंबर इसमें क्या कहता है? ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए। नहीं बना होगा तुमसे, बहुत लंबा टाइम लगा होगा भाग देने में, लेकिन उतना भागने नहीं देंगे हम लोग इंटरों में। दसवां वही बात, दशमलव प्रसार का मतलब भाग देकर लिखिए। जो क्या है? शांत है, उसको क्या करिए? भागा दे करके अशांत वाला को न कॉपी लेके आओ सवाल वाला पैनल का अलग कॉपी उसमें देल होगा, और उसको हम लिख के बताते हैं तुमको। जैसे कि देखो, जैसे कि एक्सरसाइज 1 पॉइंट क्या है? देखो बनाएगा तभी समझेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा हम क्या कर रहे हैं। वो बात है, बनाओगे तो ही थ्योरी पूरा समझ में आएगा सवाल, नहीं तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम समझाने में पूरा थ्योरी का यूज करते हैं इसीलिए। जैसे देखो ये आया है 13 बटे 3100 क्या है? 3125 है। तो 13 बटे 5 गुना 5 गुना क्या को 5 है? 4 को 5। अब देखो तू क्या करना इसमें, अच्छा 2 अच्छा देखो इसमें बता, इसमें 5 क्या को है? 4 को 5 है ना। 1 सीधा बैठो, अनहार करता है 2 3 4 और है 4 को है। क्या को 4 है? मतलब 5 क्या को है? देखो 5 रहेगा ना, जितना 5 रहेगा उतना 2 से गुना कर देगा। उल्टा चलो, और जितना 2 रहेगा उतना 5 से गुना कर देना, और सीधे बन जाएगा सवाल एक लाइन में। कैसे? जैसे करेंगे वैसे। 5 क्या को है? क्या को 2 से गुना करेगा? 4 को से 1 2 3 डंडी दिया है नीचा तो ऊपर देगा 1 2 3 4। अब ना बात बराबर, कट बराबर। अब ऐसा क्यों किया? अब देखो तू बताओ हमको। अब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुना 13 गुना। अच्छा यहाँ देखो क्या चमत्कार रहा है। 5 दूना 10 5 दूना 5 दूना और 5 दूना 10। अब कोई तकलीफ होगा गुना करने? 10 देगा तो पॉइंट लगा देंगे सीधा। नहीं क्या पॉइंट क्या करेंगे? 16 गुना 13 करो, सलतिया 48, 16 का 16 8 6 6 ठीक के 200 कितने होगा? अरे इतने ना होगा, ये 200 क्या हो गया? 8 और 10 पर क्या को 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब कि 4 डिजिट पर क्या करना है तुमको? पॉइंट दशमलव दे देना है। ऐसे ना भाग देते हो। जैसे 5 बटे 100 है, 5 बटे मान लो 10 है, तो एक 0 है तो यानी कि 0.5 कर देते हो। जैसे 5 बटे 100 है तो 2 ऐसे लगाते हो, 2 डिजिट पर पॉइंट बिंदा। तो क्या कहाँ पर गलती गुना है? 3 से गुना ठीक किए, यहाँ गलत किए हैं। 16 48 हुआ, 16 हुआ, 8 10 का 0 हुआ, 6 10 का 0 चलिए 1 2 ठीक है किए हैं। हैं वो आंसर थोड़े पूरेगा अभी मेरा आंसर कहाँ पूरा?
13 ये था ना, 13 बटा 31 क्या था, 25 था। और क्या को 5 था, 4 गो। तो 4 को 2 गुना किए ना, देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुना 13। गुना भाग गलती क्या है? अरे 5 को 5 तूने लिखा है यहाँ पर, 4 को लिखा है। 2 4 1 है। गुना करो तो 25 गुना, तू गलती किए हो, वो भी तुम्हारा वो भी गलती है। 25 5 25 और 25 गुना 25 625 होता है। 125 यहाँ लिखल है, तो कैसे पूरेगा? एगो 5 छूट गया। बोलो कैलकुलेटर करो गुना, इसलिए तो ठीक कहा है 625 होता है। 125 कैसे पूरेगा? 625 से गुना करो, एगो 5 को 5 होगा। जैसे हम इससे कैसे हो रहा है, 5 को 5 होगा, क्या होगा? एगो 2 और तब लगा देंगे। एगो 2 क्या करेंगे, इधर देखो, एगो 2 16 हुआ ना, और 2 गुना कर दो। कितना गुना कर दो? 2 से एगो 0 और बैठा दो। अब हुआ, अब बोलो 8 दूना 16 6, और समझ में आ गया ना? 8 दूना 16 के 6, हासिल बचल 1, तो 0 से गुना करेगा तो क्या होंगे इधर 1 और 2 दूना 416। अब बटा क्या को 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या को 0 है, गिनो 1 2 3 6 1 4 1 2 3 4 5। अब पॉइंट यही तरीका करने का है। अब बगल में 0 लगा देंगे। अब बोलो क्या हम भागा दिए? समझ में आ गया ना? लिखने में टाइम थोड़ा लगेगा, ध्यान कर लोगे तो ऐसे बनाए जाते हैं सवाल को। इसी प्रकार से जिसका जिसका शांत होगा, इसी प्रकार क्या करना है सबको। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं हमको। आज चलो आज खत्म हुआ चैप्टर, मुक्ति मिल गया, कल से विरित पढ़ेंगे। ये लफड़ा वाला चैप्टर इधर है, बड़ा मेहनत करना पड़ता है 1 4 तक हमको, भूखा भूखा दान मार देता है विद्यार्थी। चलो 17 बटा 2 2 गुना 2 गुना 2, समझ में आ गया ना? तो क्या करोगे, 17 बटा 2 गुना 2, क्या को 2 है तो क्या को 5 से गुना करेगा, तो 1 गुना 1 गुना, समझ में आ गया ना? फिर 5 गुना 5 गुना 5, क्योंकि 0 से भाग दे रहे 10, एक नीचा में कितना 1 पर 0 भाग दे रहे तकलीफ थोड़े, खाली बिंदा क्या करना है, लगा देना। अब भाग देने से आसान गुना होता है, नहीं होता है? गुना कर लोगे जल्दी, लेकिन भाग देने में टाइम लगता है, क्योंकि हम लोग गुना ज़्यादा कमांड है। 2 से भाग देने कौन संख्या निकलता है, सम संख्या विषम संख्या। 2 से भाग देने में कौन संख्या, 2 से भागना कौन सी? किसी में सम संख्या किसे कहते हैं? 2 से पूरा परिभाग लग जाएगा ना। चलो 25 25 पंचे 125, 125 गुना 17 करो। ये तो गुना भाग कर लगा ना, करो जल्दी जल्दी फटाफट कितना होता है। तो 125 गुना 17, देखो 2 पंचे 10, 2 पंचे 21 25 10 और 2 पंचे 10, 21 25। है इधर घसक, इधर आओ, छेक लेता है, इधर आओ बैठे, नहीं इधर जाके बैठो, यहाँ जाके बैठो। 10 पर क्या को 0, 1 2, 1 पर क्या को 0, 3 यानी कि यहाँ का लेफ्ट से क्या को 0 के बाद पॉइंट लगाना है, जाको 0 रहेगा, त्यागो जाको होता है ना 0, त्यागो लेफ्ट से त्यागो के बाद बिंदा लगाएंगे। क्या को 0 है, 3 के बाद बिंदा, 1 2 3 के बाद बिंदा, यानी कि 2.125। नहीं हुआ कुछ है सवाल में? जिसका दशमलव प्रसार शांत रहेगा उसका इसी प्रकार सबका, जिसका जिसका शांत रहेगा सबका इसी प्रकार से। ये तो स्पष्ट चल रहा है पता कि ये अशांत होगा, 7 आ गया इसमें, नहीं चल रहा है पता। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और ख़त्म हुआ याद। कल से क्या पढ़ेंगे हम लोग, विरित पढ़ रहे होंगे। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, कुछ रियल नंबर है उसका दशमलव प्रसार नीचे में लिखल है ना। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है नहीं, चेक करके देख करके बताओ ये परिमेय है कि नहीं है। यदि परिमेय संख्या है, यदि है परिमेय संख्या तो P बटा Q ग्रुप की है, बात तो सही है। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, हम बहुत कुछ कह सकते हैं। यदि P बटा Q परिमेय संख्या है, कौन संख्या है, परिमेय संख्या, तो इसका मतलब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। परिमेय संख्या तो शांत है। अभी इसमें दशमलव प्रसार चेक किया था, वो किसका चेक किया था, बिना लंबी, देखो इसमें एक चीज का, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं दशमलव प्रसार शांत है या शांत है या अशांत आवृत्ति है। क्या इसमें भाग जाते तुम, सिर्फ बिना भाग दिए, मतलब 2 और 5 के मदद से हम लोग बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक दशमलव प्रसार शांत है कि क्या है, अशांत है। यदि शांत है तो दशमलव प्रसार हमने क्या किया है, 2 नंबर में
लिख दिया है। 3 नंबर में कहा पहला क्वेश्चन ये कहा है पहले चेक करो ये परिमेय है कि नहीं है, पहले बताओ। अच्छा बोलो ये क्या अनंत तक गया है? नहीं। टर्म टर्मिनेट हो गया है, कट गया है, तो कैसा होगा? परिमेय संख्या होगा। कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। ई परिमेय संख्या होगा। नहीं। देखो बिंदा है, क्या एक खास डिजिट रिपीट हो रहा है? नहीं रिपीट हो रहा है। 102 10 मतलब नहीं रिपीट हो रहा है, मतलब कौन संख्या होगा ये? अपरिमेय। ये उधर चलो लिख देते हैं, ये होगा कौन संख्या? परिमेय। परिमेय। ये क्या होगा? अपरिमेय। अपरिमेय होगा। ई बोलो परिमेय होगा। ये भी परिमेय होगा। नहीं धर लिया, रिएक्टिंग बार बार रिपीट हो रहे हैं। अच्छा चलो इसको लिखना होगा ना बट्टा में, सुनो सुनो इसको बट्टा में लिखना होगा ना, पॉइंट उड़ाओ, एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक का क्या 0 जीरो बैठा 10 को हुआ ना, 10 को हुआ। अरे 9, हाँ 9 ही है। एक में क्या 0 9 का 0, तो एक पर कितना 0 रहेगा? उसका 2 पावर 5 2 के पावर n और 5 पावर n होगा उसका हर, यही ना होगा। यही खाता करने के लिए नहीं समझ में आ रहा है? देखो ये तो समझ में आ गया होगा कौन परिमेय कौन अपरिमेय, इतना क्लियर हो गया। फिर कहता है प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। हाँ कह दिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या बताया मैंने? पहला 3 नंबर का 1 में क्या हो गया? परिमेय हो गया ना परिमेय। यदि परिमेय है तो यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, बात तो सही है। परिमेय किस रूप में होगा? तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में क्या कह सकते हैं? इसमें बताओ कि ये किस प्रकार का परिमेय संख्या होंगे? कहेंगे टर्मिनेटिंग वाला है। कैसा वाला है? टर्मिनेटिंग वाला। टर्मिनेट दो पर रहते परिमेय संख्या 2 प्रकार की, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। हिंदी क्या था इसका? एगो शांत अशांत आवृत्ति। यही ना पढ़ा था। तो बोलो ये कैसे होंगे? शांत है ना, ये शांत है कि नहीं? शांत होगा तो पक्का इसका हर जो होगा वो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में होगा। यही खाता लिखने के लिए। अब बात बुझा? ठीक है ना। 2 नंबर में ये कैसा होगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा, परिमेय होगा तब लिखना है, अपरिमेय होगा तो नहीं लिखना है। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? तो अपरिमेय में नहीं लिखेंगे। 3 नंबर में बताओ, 3 नंबर में क्या होगा? परिमेय। अच्छा परिमेय में कैसा? अशांत होगा। टर्मिनेटिंग तो अशांत होगा तो Q बराबर 2 के पावर n और 5 के पावर m होगा और लास्ट में को k संख्या और हो जाएंगे, कोई कांस्टेंट और होगा कोई। अशांत वाला यही पढ़ाए हैं। अच्छा इसमें एक चीज उड़ाओगे, इसमें क्या गौंक यहाँ से यहाँ तक है? क्या गौंक है? जनरल में पढ़ोगे, जब इसको उड़ाओगे तो उड़ाने के बाद उतना 9 लगाया जाता है। उतना क्या लगाया जाता है? 9। तो जान लो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब पॉइंट उड़ाओगे ना तो मतलब रेकरिंग हटाएंगे तो क्या 9 लगेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पॉइंट हटाने के बाद यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होती है। ये नहीं पढ़ना हम लोग को, तुमको सिर्फ एक बार ऐसे बता दिए। ये समझ में आ गया ना? देखो आंसर है ये, मिलाओ, खत्म हो गया चैप्टर।